हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमने आपसे वादा करा था कि हम आपके लिए प्रीलिम्स 2026 में बहुत मदद करने वाले हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे लॉन्च है। उनमें से एक कोर्स हम यहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स। ये कोर्स हम आपको 15 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा पेड कोर्स होता है उसके अंदर से 15 क्लासेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, वो हम आपको दे रहे हैं और दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। तो आप इसको देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इन क्लासेस को। सो वी आर स्टार्टिंग विद द मॉडर्न हिस्ट्री टुडे, एंड मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, राइट। तो हमने अभी तक पॉलिटी कंप्लीट कर लिया अपना, राइट। कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे बिकॉज वो रटने वाले टॉपिक्स हैं। आज हम जो कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, एंड बिलीव मी और नॉट, मॉडर्न हिस्ट्री एक वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट आपका बनने वाला है, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे मिथ जो हैं बच्चों के दिमाग के अंदर होते हैं, राइट। तो पहले उन मिथ को हटाएंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मॉडर्न हिस्ट्री ऑल अबाउट, राइट। सो ऑल ओके, प्लीज लेट मी नो वंस। एक बार थम्स अप कर दीजिए इसके ऊपर चैट पे, सो वी कैन स्टार्ट द लेक्चर्स। वॉइस इज ओके एंड एवरीथिंग इज ओके, सो दैट वी कैन स्टार्ट। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने पढ़ना है ना, राइट, इसका मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। मॉडर्न हिस्ट्री जनरली जो स्टार्ट होता है वो 1707 के बाद का कहानी, राइट, जब औरंगजेब का डेथ हो जाता है, ठीक है, मुगल एम्परर औरंगजेब। उसके बाद लेटर मुगल्स आते हैं, दे आर नॉट सो मच पावरफुल, ठीक है। तो वहां से हमको चीजें पढ़नी है, ठीक है। हम कहाँ से पढ़ेंगे, बट हम पढ़ेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस के अराइवल से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और बीच में फिर वो सब आगे चलकर जब ब्रिटिशर्स इनसे लड़ेंगे, मुगल एम्परर्स और इन सबसे, तो वो सब हिस्ट्री अपनी वैसे कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या आपके दिमाग में है, पहले मैं ये बात कर लेता हूँ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। मतलब पहले हम क्या कर रहे हैं, 15-10 मिनट हम इसके अंदर क्या समझेंगे, एक नेचर समझेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री हमको पढ़नी कैसे है, ठीक है। देखो, हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि कुछ चीज हो रही है, राइट, कुछ चीज हो चुकी है और उसको हमको पढ़ना है। आज से पहले की जो भी सारी चीजें हैं वो हिस्ट्री हो गई, ठीक है। तो हिस्ट्री एक इवोल्यूशन की फॉर्म होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग एक इवॉल्व हुआ, ये भी एक हिस्ट्री है, ठीक है। अपना इवोल्यूशन थ्योरी हुई, हिस्ट्री है। तो इवॉल्व जब हुआ तो इसके अंदर किस तरह से, इसी तरह से हिस्ट्री भी इवॉल्व होती है, राइट। आप यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री के अंदर कि बहुत पुरानी टाइम की हिस्ट्री, एंशियंट और मिडिएवल हिस्ट्री से लेकर हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी इस तरह का इवोल्यूशन अपन को दिखता है, ठीक है। हर चीज का कोई, अच्छा, पहली चीज तो यह है कि एक इवोल्यूशन की फॉर्म में देखना है हमें हिस्ट्री को। और जहां पे भी इवोल्यूशन होता है ना कि भाई यहां से इधर कैसे आया, तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, एक बैकग्राउंड होता है। तो इस कॉन्सेप्ट और बैकग्राउंड को हमको समझना होता है। हिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, रटने वाला भी है पर रटने वाला आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स इसके अंदर पढ़ाऊंगा। और एक बोरिंग सब्जेक्ट भी नहीं है, बिकॉज बड़े ही मजेदार तरीके से हम इसको पढ़ाने वाले हैं। तो जो जो तुम्हारे दिमाग में हिस्ट्री से रिलेटेड मिसकंसेप्शन है ना कि बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है सर, बहुत याद करना पड़ता है सर, वो सब चीजें इस लेक्चर के थ्रू हट जाएगी। आज से आपको लगने लग जाएगा नहीं यार, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली पॉलिटी वाज बोरिंग, ठीक है, ऐसे आपको लगने लग जाएगा। फिर जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप कहोगे यार पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री तो बोरिंग थी, इकोनॉमिक्स ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे पॉलिटी पहले लिया, ठीक है, फिर आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स हैं, राइट। अभी आपको उन लॉजिक्स के बीच में नहीं जाना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को क्यों स्टार्ट करा पॉलिटी के बाद, इसके पीछे भी लॉजिक है, वो मैं आपको आगे चलते चलते अपने आप आपको पता चल जाएगा, राइट। तो एवरीथिंग इज वेरी साइंटिफिक, हर चीज कॉन्सेप्चुअल है हिस्ट्री के अंदर। कुछ बैकग्राउंड, अगर आप यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा, ठीक है। 1909 का अगर मान लीजिए एक्ट आता है ब्रिटिश इंडिया का, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। 1905 का बंगाल पार्टीशन का मूवमेंट जो चला था, राइट, उसके बाद 1907 का सूरत स्प्लिट, और बहुत सारे और भी रीजंस के अंदर होते हैं। तो कोई भी चीज, सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज आपको हिस्ट्री में याद रखनी, कोई भी चीज आकस्मिक नहीं हो गई। आकस्मिक मतलब नथिंग इज कंटिजेंट इन दिस वर्ल्ड, कि एकदम से एक्सीडेंटल कुछ नहीं हो गया, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, और वो जो पीछे का बैकग्राउंड है दैट विल मेक द हिस्ट्री अ वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, है ना भाई। यहां से यहां तक पहुंचने में हमारा एक पूरा का पूरा सिस्टम बना है, ठीक है, तब जाकर हम यहाँ से पहुंचे। कुछ ऐसे ऐसे इवेंट हुए कि हम धीरे 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 यहाँ तक पहुंच गए। चार्ल्स डार्विन ने वो पूरा एक्सप्लेन करा है। इसी तरह से हिस्टोरिकल इवेंट्स का भी एक इवोल्यूशन होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और जो पहला इफेक्ट जो है वो कॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इफेक्ट और कॉज का रिलेशन हमको इसके अंदर देखना होगा, और दैट मेक दिस सब्जेक्ट अगेन वेरी कंसेप्चुअल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, ठीक है। तीसरी बात ये सब्जेक्ट है कि इस सब्जेक्ट के अंदर रटना पड़ता है। हाँ बिल्कुल रटना पड़ता है, पर हमें नहीं रटना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम पूरा का पूरा इसको, जो भी रटने वाला मैटर होगा वो ट्रिक से याद करा देंगे।
और ट्रिक्स का आपको पता है पॉलिटी के अंदर कितना एडवांटेज था। ठीक है, आज तक आपको एक बार आपने पढ़ा है बस, और आज तक आपको वो ट्रिक्स याद है। ठीक है, और आने वाले समय में भी जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद भी आपको वो चीजें याद रहेंगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ट्रिक्स बनाएंगे जो जीवन भर आपको याद रहेगी। अपने बच्चों को तुम ट्रिक्स सिखाओगे, राइट, ऐसी ट्रिक्स यहाँ पर बनाएंगे जिससे कि आपका वो रटने वाला डायमेंशन है और ये कह रहे हैं कि इससे याद नहीं रहती है, वो सब चीजें हट जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के ऊपर यहाँ पर पूरा गेम खेला जाएगा, कोई भी चीज बिना कॉन्सेप्ट के नहीं पढ़ाई जाएगी। राइट, ये आपको आज की क्लास से ही पता चल जाएगा, आज की क्लास से ही हम ये सब चीजें करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। दूसरा एक मिसकंसेप्शन है, मैं तो यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ भाई, मुझे हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, मेरे को हिस्ट्री से क्या काम, मैं वहां पे गवर्नेंस दूंगा तो हिस्ट्री से मेरे को क्या काम है भाई, हिस्ट्री सब्जेक्ट ही क्यों है, इसको हटा ही देना चाहिए यूपीएससी की प्रिपरेशन से। कोई काम नहीं आता हिस्ट्री, अगर आप कहेंगे गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर मेरे को मान लो मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में डाल दिया तो मेरे हिस्ट्री क्या काम आएगा, समझ आ रहा है। बट हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और मैं कहूं अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एथिक्स के बाद जो सब्जेक्ट है दैट इज हिस्ट्री ओनली, है ना। हिस्ट्री हमको बहुत सारी चीजें समझाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी गलती कर चुके हैं, उन गलतियों को हम रिपीट ना करें, ये हमको समझाता है। हिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपके लिए, कि आप देखो इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, आज उनके बारे में कोई जानता है तो कितना, कैसे जानता है उनको, राइट, उनकी डीड्स जो होते हैं, उनके कर्म जो होते हैं वो कितना ज्यादा इंपैक्ट छोड़ते हैं सोसाइटी के ऊपर, कितना ज्यादा इंपैक्ट छोड़ते हैं नेशन डेवलपमेंट के ऊपर, वो सब चीजें आप इसके अंदर समझेंगे। राइट, क्या गलती करी है लोगों ने और क्या गलती हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हम वापस से कहीं किसी के गुलाम तो नहीं बन जाए, वो सारी चीजें। एक हिस्टोरिकल डायमेंशन से एक इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक भी आता है, कि अगर आपको किसी अपनी हिस्ट्री अच्छी पता है, ठीक है, और आपको सामने वाले की हिस्ट्री पता है तो अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट बड़ा काम का है। तो ये तो मत समझो कि ये एक बेकार सब्जेक्ट है, कोई काम का सब्जेक्ट नहीं है। यूपीएससी के अंदर गवर्नेंस जब हम आईएएस बन जाएंगे उसके बाद हमारा क्या काम आएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करोगे तो काम आएगा, रटोगे हिस्ट्री को तो कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर ऑब्वियसली हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि इसके अंदर मगअप करना पड़ता है आपको, पर मगअप करने का भी एक तरीका होता है भाई, हर चीज का एक तरीका होता है। हमें इस हिस्ट्री सब्जेक्ट को एक तरीके से पढ़नी है। अभी तक आपने बहुत जगह हिस्ट्री पढ़ी होगी और भूले होंगे, पढ़ी होगी भूले होंगे, आज के लेक्चर से आपको लगेगा कि हाँ यार ये थोड़ा सा अलग तरीका है हिस्ट्री पढ़ने का। हाँ यार, इसके अंदर से फिर हम याद रख पाएंगे और प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। हमें टारगेट रखना है अपने एग्जाम के ऊपर, और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं साहब कॉन्सेप्ट, और बहुत भारी भारी कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं जो नॉर्मल बुक्स के अंदर, और या फिर आप देखेंगे कि नॉर्मल डायमेंशंस के अंदर नहीं है, नॉर्मल मतलब कोचिंग सेंटर्स के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी होने वाली है अभी। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया तरीका मैं तुमको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से इसको पढ़ते हैं, पर वो थोड़ा सा समझते समझते ही आएगा आपको। राइट, इसके ऊपर भी हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे फिर क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, जिससे कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको इसके अंदर बने। राइट, सो दिस इज हाउ वी विल डू दिस। इसके अंदर भी वही सेम चीज चलेगा कि आपको शीट दी जाएगी, डेली का शीट आपको सॉल्व करना होगा, वीकली टेस्ट होगा आपका, और वीकली टेस्ट के बाद फिर आपको रिजल्ट दिया जाएगा। इसमें भी सेम वैसा ही करना होगा। अब हमारे पास 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, पॉलिटी हो जाता है, ज्योग्राफी हो जाता है और हिस्ट्री हो जाता है। तो अब हमारे को जो क्वेश्चंस आएंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से 3 सब्जेक्ट्स में से 100 क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, तो और थोड़ा इंटरेस्टिंग आपका वीकली टेस्ट हो जाया करे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आप लोगों से मेरा वही एक्सपेक्टेशन है जो पॉलिटी के अंदर एक्सपेक्टेशन था, और आपका एक्सपेक्टेशन मैं आपके बिना बताए भी फुलफिल कर दूंगा। राइट, कि आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट एक अच्छा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस सर जो याद करने की चीजें हैं वो हम याद नहीं करेंगे, आप याद कराओगे हमें। तो हाँ भाई, मैं याद कराऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि जीवन भर आप याद रखोगे। और इसके बाद जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ उसके थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़कर हम फिर आर्ट एंड कल्चर के ऊपर जाएंगे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। तो आपका एक तरह से आर्ट एंड कल्चर का एक प्रिपरेटरी मोड बन रहा है माइंड के अंदर कि ट्रिक्स से कैसे याद रखते हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर पूरा ट्रिक्स से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए ये सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एंशिएंट मिडिवल में से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और जो आते हैं वो किसी से नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर ज्यादा एफर्ट डालने से बढ़िया है कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा भी आते हैं नंबर के अंदर, और उसके अंदर आप अटेम्प्ट उसको कर भी पाते हैं। तो हम एंशिएंट मिडिवल पढ़ेंगे, बट मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां तक मेरे को इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ बताना था। Now we will start our first topic, that is arrival of Europeans in India.
ठीक है, कि यूरोपियंस इंडिया के अंदर क्यों आए। तो पहला टॉपिक अपन इसके अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है औरंगजेब की डेथ के बाद, ठीक है, 1707 के बाद से पहले की जो हिस्ट्री है वो मिडिवल हिस्ट्री है, और उसके बाद की हिस्ट्री जो होगी दैट विल बी द मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री का वो वाले कॉन्सेप्ट्स बीच में आते रहेंगे, पर पहले हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है कि ये यूरोपियंस के क्या आग लगी थी कि ये भारत के अंदर आए। ठीक है, तब हम अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पढ़ेंगे। तो हम पहले देखो हमारे हमारे देश के अंदर कोई आ रहा है, अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी बच्चे कंसंट्रेट करके सुनेंगे, राइट। हमारे देश के अंदर कोई लोग आ रहे हैं, भारी लोग आ रहे हैं, तो भाई आ रहे हैं तो उसका मतलब उनका कोई मकसद होगा। ठीक है, ये हो सकता है कि क्या मकसद है उनका, ये हमको पढ़ना हो सकता है। कहाँ वो आए ये हमको पढ़ना हो सकता है कि कहाँ पर आए भाई, वो उधर ही क्यों आए, राइट, इस तरह से। और कब आए ये हमें पढ़ना होगा। तो अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, अगर हमको तीन बातें पता चल जाए कि वो कब आए, राइट, व्हेन दे अराइव्ड, वो कहाँ आए, वेयर दे अराइव्ड, और तीसरी बात व्हाई दे अराइव्ड, ये तीन चीजें पता चल जाएगी तो हम अराइवल ऑफ यूरोपियंस को समझ जाएंगे, राइट। सबसे पहले हम ये समझें कि व्हाई दे अराइव्ड, क्यों वो आए थे। तो उसके अंदर जो हिस्टोरियंस है ना वो कहते हैं कि वो इसलिए आए थे बिकॉज ऑफ 3 G's। जी फॉर गन, जी, जीज के थ्रू आए थे, है ना। जिसमें पहला जी जो था ना दैट इज गोल्ड। गोल्ड मतलब इकोनॉमी पर्पस से, ऐसा कुछ भारत के अंदर उनको दिख रहा था, और भारत को पहले सोने की चिड़िया भी बोलते थे। भारत के अंदर उसको कुछ दिख रहा था जिससे कि उनका क्या है, उनका इकोनॉमिक डायमेंशन फुलफिल हो सकता है, बहुत पैसा कमा सकते हैं वो। तो पैसे के लालच में आए थे, पहला पॉइंट अपन इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भारत के अंदर ऐसा क्या था, भारत के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी, और जिसमें सबसे पर्टिकुलर हम बताएं तो स्पाइसेस, मसाले भारत में बहुत अच्छे बनते थे। अब मसालों के बारे में भी अपन आगे चलकर बात करेंगे। और मसालों की डिमांड वहां पर बहुत ज्यादा थी यूरोप के अंदर, बिकॉज यूरोप में पड़ती थी ठंड, राइट। और यूरोप के लोग खाते थे मीट, और मीट को प्रिजर्व करने के लिए मसाले बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए होते थे, राइट। दूसरा अगर हम रीजन अगर इसके अंदर देखें दैट इज गॉड। यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज और मेजोरिटी कंट्रीज जो हमारे भारत के अंदर आई है, दे आर हैविंग द क्रिश्चियनिटी एज देयर ऑफिशियल रिलीजन। तो वो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी फैले, है ना, वो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी ज्यादा से ज्यादा फैले, ठीक है। तो कई लोगों का ये वाला रीजन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे फ्रांस का ये वाला रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट था, उनका ये सेकेंडरी बन गया था, ये प्राइमरी बन गया था। ब्रिटेन का ये वाला रीजन जो था, गोल्ड वाला रीजन, दैट इज प्राइमरी, और वो सेकेंडरी बन गया था क्रिश्चियनिटी। वो ज्यादा हिंदूज को ऐसे परेशान नहीं करेंगे आके, ठीक है, यहाँ पर आके बस उनको पैसा कमाना था। बाद में जाके क्रिश्चियन मिशनरीज बाद में जाकर वहां पर इंट्रोड्यूस करा जाएगा कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है। और तीसरा जो जी है दैट इज व्हाट, ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेशन, कि देखो भाई हमारा नेशन है, और हमारा नेशन देखो कहां तक पहुंच गया है, ठीक है। ऐसे बोला जाता था ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सूरज होगा। ब्रिटेन हर जगह वर्ल्ड के अंदर है, और सूरज किसी टाइम पर कहीं तो होगा। जैसे मान लो कि सारी कॉलोनीज है, अफ्रीका कॉलोनी हो गई, ठीक है, अगर हम देखें इंडिया कॉलोनी हो गया, राइट, और हम देखें कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कॉलोनीज हो गया, तो कहीं ना कहीं तो सूरज होगा उस वक्त, ठीक है। तो कभी भी उसका सूरज अस्त नहीं होता था, ऐसा ब्रिटेन के लिए बोला जाता था। तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेशन, कि हमारा नेशन जो है उसका ग्लोरिफिकेशन हो। पॉलिटिकल मोटिव, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज पॉलिटिकल मोटिव। पावर, प्रेस्टीज, एम्पायर खड़े करें, हम बड़े बड़े एम्पायर खड़े करें, हर जगह हमारा एम्पायर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। दूसरे लोगों से ज्यादा हमारे नेशन के बारे में बात होनी चाहिए, फ्रांस, है ना, पुर्तगीज, इनसे ज्यादा हमारे नेशन के बारे में बात होनी चाहिए। ब्रिटेन ऐसे सोचा है, पुर्तगीज भी इस तरह से सोच रहा है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण यूरोपियंस भारत के अंदर आए। और जैसे मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इनमें से अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा। जैसे मैंने आपको बताया फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट गॉड हो जाता है, क्रिश्चियनिटी को ज्यादा फैलाए ये उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बनिस्पत गोल्ड के। गोल्ड भी कमाना है, मतलब गोल्ड मतलब क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन के, रिलीजियस डायमेंशन उनके लिए ज्यादा मैटर करने लग जाती है। और दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। आगे चलकर हम पढ़ेंगे। पर ब्रिटेन का मस्त फोकस था भाई साहब, पैसा कमाना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम इसके अंदर देखेंगे, राइट। अब भारत के अंदर ऐसा क्या था कि भारत के वो एक तरह से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था पैसों के मामले में, अगर गोल्ड के मामले में बात करें तो। जैसे मैंने आपको बताया स्पाइसेस, स्पाइसेस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द यूरोप। और यूरोप की ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है कि वहां पे काली मिर्च उग जाए, वहां पे ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है कि वहां पे अदरक उग जाए, ठीक है।
पर ये जो है क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया के अंदर बहुत अच्छी मिल रही थी, और यहाँ पे बहुत सारी जिंजर, कार्डमम, इलायची, ठीक है, हल्दी, टर्मरिक, ये सब चीजें इसके अंदर थी भारत के अंदर। ठीक है सर, इन चीजों का ये करेंगे क्या? अब देखो यूरोप के अंदर अगर आप जाओगे तो ये नॉर्थ पोल के पास है, यूरोप के अंदर बहुत ठंड पड़ती है, बिल्कुल सही बात है सर। अब यूरोप के अंदर ठंड पड़ती है तो इनको, इनका कंजम्पशन जो है मीट बेस्ड कंजम्पशन इनका ज्यादा होता है, जिससे कि इनको ज्यादा एनर्जी मिले, मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट। मीट बहुत खाते हैं ये लोग। मीट बनाते थे यूरोप की, जैसे मान लो यूरोप के अंदर कोई है, मान लो पीटर, पीटर की वाइफ मीट बनाती थी, अगले दिन मीट खराब, फिर बनाओ, फिर खराब। फिर इतने में पीटर को किसी ने बताया, पता है भारत नाम का एक देश है, उसके अंदर है ना काली मिर्च मिलती है, ब्लैक पेपर, और हल्दी मिलती है, और जिंजर मिलती है, उसको डाल दोगे तुम तो मीट तुम्हारा प्रिजर्व हो जाएगा, प्रिजर्वेशन हो जाएगा मीट। तो पीटर की वाइफ ने कहा, भाई कुछ कर मत कर, मेरे को रोज का रोज बनाना पड़ता है, रसोई के अंदर घुसना पड़ता है, तू जाकर भाई पहले वहां से वो लिया, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि पहले फ्रिज तो होते नहीं थे, समझ में आ रहा है, कि फ्रिज में रख दो, और फ्रिज में भी रख दोगे तो वो, अगर प्रिजर्वेटिव नहीं डालोगे तो थोड़े दिनों बाद ये मीट क्या है, मीट एक तरह से बॉडी का पार्ट ही है, उसको तुमने जला भुना दिया, ठीक है, और उसको क्या कर रहे हो, खा रहे हो, तो बॉडी का पार्ट, जैसे बॉडी डिके होने लग जाती है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा जल्दी ही खराब हो जाता है। ठीक है, अगर आप अपने फ्रिज में अगर मसाले वसाले डाल के भी रख दोगे तो 5-6 दिन में मीट खराब हो जाएगा। प्लस बिना मसाले के मजा नहीं आता, स्वाद नहीं आता। पेटर बोलता है, यार क्या स्वाद, मीट इतना अच्छा लेकर आया मैं तेरे लिए, और तूने क्या स्वाद नहीं बनाया। बोले मसाले तो लाओ मेरे लिए पीटर, तो मसाले विल गिव यू व्हाट, एक स्वाद मिलेगा। प्लस टर्मरिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेडिसिनल यूज के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, समझ में आ रहा है? तो स्पाइसेस विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द यूरोप, और यूरोप के अंदर कहीं हमको स्पाइसेस मिल नहीं रहे, ठीक है। दैट्स वाई क्या है, दैट्स वाई यूरोप आएंगे, यूरोपियंस आएंगे इंडिया के अंदर, जिससे कि स्पाइसेस लेकर जाए, और उनके ट्रेडर्स के दिमाग में ऐसे होंगे, पीटर जैसे सब जगह घर में ग्रह कलेश सब जगह होता होगा, ठीक है, पीटर उसको बोलता होगा, वो उसको बोलती होगी, पीटर की वाइफ, तो इस ग्रह कलेश को रोकने के लिए हर आदमी कुछ भी कर सकता है। तो हम अगर इनको लाकर कहेंगे कि देखो हमारे पास है मसाले, तो ये हमसे मुंह मांगी प्राइस पे ले लेंगे, तो बढ़िया है, सस्ते में लाते हैं उधर से और महंगे में इधर बेचेंगे। और जैसे आप पीटर गया, मान लो अपने दोस्त के घर, फ्रैंक के घर गया, फ्रैंक ने उसको बुलाया, बना के खिलाया, बोले, पीटर ने कहा, यार इसमें तो बड़ा स्वाद आ रहा है, क्या डाला है इसमें? बोले, अरे भाई रहने दे तू, तेरे बस की बात नहीं है। बोले, क्या डाला है? पता है भारत से मसाला है हमारे, हिंदुस्तान से लाया मसाला है, तू कहाँ ला पाएगा? तो इट इज सिंबल ऑफ लग्जरी, लग्जरी का था, फ्लेवर अच्छा था, ये सब चीजें। स्पाइसेस के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ मेन रीजन। इसको ब्लैक पेपर को तो ब्लैक गोल्ड भी बोलते थे, कि एक तरह से सोने जितना इंपॉर्टेंट है वहां पर उसको। तो एट दैट पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम, देखो हिस्ट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है स्पेस एंड टाइम। अब हम 2025 में सोच रहे हैं 1600 की चीज, अब तो हमको उस टाइम लाइन में जाना पड़ेगा। उस वक्त फ्रिज नहीं हुआ करते थे, उस वक्त ये नहीं हुआ करता था, वो नहीं, वो हमको अपने आप माइंड को लेकर जाना पड़ेगा। हम गांधी जी की फीलिंग्स को तभी समझ पाएंगे जब गांधी जी की जगह अपने आप को बिठाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर ए टीचर, कि आपको वहां पर लेकर जाऊं मैं। पहले टाइम मशीन तो है नहीं कि बिठा कर लेकर चल जाऊं, वैसे 1600 में लेकर चला गया तुम्हें, ये देखो ये रिपीटर, ये देखो लड़ाई हो रही। तो ऐसी कोई कहानी बनाकर तुमको ऐसे सुनानी पड़ेगी जिससे कि वो चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ा रहे हैं कि क्या मेरा माइंडसेट है, आपको किस तरह से मेरा माइंडसेट है पढ़ाने। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो व्हाई वर स्पाइसेस सो वैल्यूएबल इन यूरोप, इसके अंदर कोई एमसीक्यू बन सकता है, ये सारा मैंने लिख दिया जो भी मैंने आपको बताया, राइट। अब ये तो समझ में आ गया कि साहब आए क्या होते, वाई दे कम। एक तो गॉड के लिए आ सकते हैं, ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेशन के लिए आ सकते हैं, और तीसरा हम कह रहे हैं कि एक तरह से गोल्ड के लिए आ सकते हैं, गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेशन, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है। और भी बहुत रीजंस थे, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, पर हम पहले ये पढ़ लेते हैं कौन आया भाई और कब आया, और उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक टेबल रख रहा हूँ, ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, राइट। यहाँ पे है यूरोपियन पावर, ये है फर्स्ट अराइवल, कब पहली बार कदम रखे हैं धरती पर, ठीक है, भारत की धरती पे, मॉडर्न इंडिया के अंदर, मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, राइट। नॉट कि पहले कोई आया होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट पर्सन, ऐसे मानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। पहले भी बहुत सारे लोग आए होंगे, पर वास्को डिगामा को पहला मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, राइट, बताएंगे वो बात भी। एंट्री पॉइंट, कहां से एंट्री मारी इन्होंने, और पहली फैक्ट्री कहां पर रखी, ये हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बहुत ज्यादा। पीसीएस एग्जामिनेशन में तो भर भर के इन्हीं के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एक ही पेपर के अंदर। तो पोर्तुगीज की बात करें तो पोर्तुगीज 1498 के अंदर आते हैं, आपको पता है वास्को डिगामा, पर आपको वास्को डिगामा के बारे में आधी कहानी पता है, पूरी मैं आज आपको सुनाऊंगा। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई।
मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बाकी भी है मिडिवल और एंशियंट, पर उसमें समय लगाना मतलब एक तरह से अपना कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। टाइम अगर आपने ज्यादा निकाला तो उतना कॉस्ट मिलेगा नहीं आपको उसका, ठीक है, पर इंटरेस्टिंग तो वो भी है। खैर, एंट्री पॉइंट था इनका कलीकट, ठीक है, और फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कलीकट में लगाई थी, बट कलीकट में लगाने के बाद यहाँ पे हो गया था एक तरह से बहुत ज्यादा एक तरह से स्ट्रगल हो गया था यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक तरह से वायलेंस हो गया था, तो इनको ये बंद करनी पड़ी, और इनको दूसरी फैक्ट्री इन्होंने फिर कोचीन के अंदर लगाई। तो पहली फैक्ट्री तो उन्हें कलीकट में लगाई थी, इसकी भी कहानी पढ़ेंगे आज अपन, पोर्तुगीज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा है भाई डच। डच है 1605 के अंदर, मसूलीपट्टनम, ये सब याद कर लेंगे, डोंट वरी, है ना। मसूलीपट्टनम के अंदर उन्होंने आए पहले एंट्री पॉइंट, और मसूलीपट्टम 1605 के अंदर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भी खोली। फिर आए ब्रिटेन, मतलब इंग्लिश, ये आए और यहीं टिक गए भाई, 200 साल बाद ही जाएंगे फिर ये। 1608 के अंदर आए फैक्ट्री, 1613 के अंदर सूरत, सूरत के अंदर ही फैक्ट्री बनाई। डेनिश आए, ठीक है, नेदरलैंड वाले, और फ्रेंच आए, यहाँ पर आप देखते हैं 1666, 1664, ये सब चीजें, राइट। अब सर ये तो टेबल की बात हो गई, अब इसको हम याद कैसे करें, राइट। तो याद करते हैं अब, ठीक है। हम याद क्या करेंगे, हम देख रहे हैं ये कलीकट में है, कलीकट में फैक्ट्री खोली है, मसूलीपट्टनम में है, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली, सूरत में है, सूरत में खोली, तो ये तो दोनों चीजें तो हमारे लिए सेम होगी, ठीक है। अब हम बस ये याद कर लेते हैं, पोर्तुगीज जो है वो कलीकट के अंदर आए, डच आया हुआ है मसूलीपट्टनम के अंदर, और ब्रिटेन जो है दैट इज सूरत के अंदर, और डेनिश मतलब नेदरलैंड वाले ट्रैंक्यूबार के अंदर, ठीक है, और फ्रेंच जो है वो सूरत के अंदर, राइट। चलो याद करो, देखो पोर्तुगीज, पोर्तुगीज के अंदर याद करो, पोर्ट लिख रखा है इसमें, पोर्ट। एक ऐसा इमेजिन करो कि पोर्ट पर एक बंदा काम कर रहा है, और काम कर रहा है रात दिन, पोर्ट में तो देखो कोई ऐसा शेड वेड होती नहीं है ना, धूप पड़ती है सीधे चेहरे पे, और चेहरे पे धूप पड़ने के कारण हो गया काला, तो पोर्ट से याद रखोगे कलीकट, ठीक है, काला, देखो पोर्ट पर रहकर काला हो गया, देखो इसका मुंह देख लो उसका एक बार, ये स्लाइड ऐसी की ऐसी छप जाएगी दिमाग के अंदर, ठीक है, जैसे अपन ने पॉलिटी मैथ करा था वैसे यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। पोर्तुगीज कलीकट याद हो जाएगा, काला सा दिख रहा है, ठीक है, पोर्ट पे काम करता करता काला पड़ गया बेचारा, ठीक है। दूसरा आता है हमारा यहाँ पर डच। अब डच की हम सारी जो पूरा डच पढ़ेंगे ना, वो ऐसे पढ़ेंगे कि डच वाला जो था ना, उसकी एक मौसी रहती थी पटना के अंदर, यहां से अपन अपन को ये याद रखना पड़ेगा, मौसी रहती थी इसकी पटना के अंदर, तो मसूलीपट्टनम आपको इस तरह से याद हो जाएगा। डच का एक ये था, क्योंकि इसकी पूरी स्टोरी अपनी ऐसी बनेगी, डच के साथ अपन को ऐसे याद रखना है कि मसूलीपट्टनम मौसी रहती थी उसके पटना के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये डच है, ये डच है, मेरी मौसी पटना में रहती है, ठीक है, ये बोल रहे हैं, ठीक। अब आते हैं फ्रेंच, फ्रेंच और ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस वाले जो थे ना, वो बहुत ही गोरे लोग थे। ब्रिटेन तो हमको भी पता है सर, इनका गोरे थे, इतने गोरे थे कि जहांगीर तो एक तरह से जब ये विलियम्स हॉकिंस आए थे जहांगीर के पास, ठीक है, तो उनको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, राइट, और उसको उन्होंने एक तरह से बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं उसको बहुत ज्यादा एक तरह से उसको इंपॉर्टेंस भी दी थी, ठीक, बड़ा इंप्रेस हो गया था जहांगीर, ठीक है। जहांगीर वॉज वेरी मच इंप्रेस बाय द विल, उनको एक तरह से उन्होंने कहा था कि इंग्लिश जाट की तरह के उसको बोला जाता है ना, उनको उपाधियां भी दी गई थी, अपन पढ़ेंगे इसको आगे चलकर। तो जहांगीर को बड़ा फेवरेट था, क्यों फेवरेट थे, ब्रिटेन और फ्रांस वाले लोग जो था उनकी सूरत बड़ी अच्छी थी, दे वर ब्यूटीफुल पीपल्स, है ना। आज भी हम देखते हैं फ्रांस के लोग से मिलना, ठीक है, तो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जहांगीर आई, जहांगीर फूल लेकर आया, ठीक है, और बोला वहां क्या सूरत है, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस के लिए आपको ऐसे याद रखना है, तो सूरत आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब बचता है अपना डेनिश, ठीक है, डेनिश, राइट। अब आप देखेंगे ये हो गया, ठीक है, डेनिश हो गया, ठीक है। तो ये डेनिश जो है, अब यहाँ पर देखो, ये वैसे अंग्रेज सा नाम लग रहा है कुछ, तो ये सीधे जाते हैं ना, जाते ही बार में बैठे हैं, बार में, है ना, ड्रिंक्स व्रिंक्स करने, ठीक है। तो आप इसको ट्रांक्यू बार इस तरह से आप इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो डेनिश को आप ट्रांक्यू बार से याद करें। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर मैं आपको पूछूं पोर्तुगीज कहां पर आए थे पहली बार, और कहां पहली फैक्ट्री खोली थी, ऐसा कभी आ जाए तो क्या बोलोगे, कैसे याद रखोगे, जल्दी से लिख दो चैट सेक्शन में, लिखना पड़ेगा तभी जाकर याद होगा, हिस्ट्री के अंदर है ना, बिल्कुल एक्टिव रखना। कालीकट क्यों, क्योंकि पोर्ट था, पोर्ट के अंदर काम करता करता भाई काला पड़ गया अपना, ठीक है, तो दैट वाई पोर्तुगीज कालीकट। अब मैं आपसे बात करूं ब्रिटेन, फ्रांस, तो आपके दिमाग में आ जाएगा यार सूरत, वो जहांगीर की फोटो आ जाएगी या वैसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। डेनिश तो यार नाम ही ऐसा है,
तो ये डेनिश जो होगा दैट इज देयर इन द व्हाट, देयर इन द, अगर आप देखेंगे तो बार के अंदर बैठा है, ठीक है, ड्रिंक्स कर रहा है, डेनिश, डी फॉर डेनिश, डी फॉर ड्रिंक्स, ठीक है, ऐसा अपन याद कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर मैं तुमको कहूं डच, डच की तो मौसी थी, कहां पे थी, पटना में थे, मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन को याद हो गया, है ना। तो अब अपन ये जगह भी देख लेते हैं बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि डच जो था ना, ये देखो, ये अगर हम देखेंगे तो दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इसमें तो किसी को शक नहीं है, ठीक है। और ईस्ट मसूलीपट्टनम मतलब डच वाला कहाँ आया था, यहां पर आया था कि डच, समझ में आ रहा है, डच वाला भाई अपना यहां पर आया था, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे मसूलीपट्टनम में, अगर आप देखें डच सेटलमेंट्स, तो पहला सेटलमेंट मसूलीपट्टनम में डच का इस तरह से यहां पर होता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, डच का, राइट। अगर हम बात करें दूसरा कि अपना सूरत, सूरत यहाँ पर है, आपको सबको पता है सूरत यहाँ पे, तो सूरत इज देयर इन द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने भी पूछा है, बनाया है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कलिकट, ये रहा कलिकट, ठीक है, कलिकट अपन को यहाँ पर दिख रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर आपको दिख रहा है कलिकट। ट्रांकुबार, वो जो बाहर में आया था, वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन आए, अगर मैं आपको बता दूं पहली पहली बार कौन कौन आए, जल्दी से बता दो मेरे को, यहाँ पर कौन कौन आएंगे। इनिशियल लेटर्स लिख देना, सिर्फ इनिशियल लेटर्स लिख देना, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना। एफ बी, ठीक है, ये आए दोनों यहाँ पर। मैं से कहूँ कलिकट के अंदर कौन आया, पहले जल्दी से पहला लेटर लिख दो, बस जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करो। अब सुबह सुबह की बात है, पर ऐसा नहीं है हाथ अकड़ के सब ठंडे में लिख नहीं पा रहे, ठीक है। पोर्तुगीज आ गए, पोर्ट पे काम कर रहा था ना, काला पड़ गया था बेचारा। थैंक यू बार, यहाँ कौन आया, जल्दी बताओ। डी फॉर डेनिश, ठीक है। मसूलीपट्टनम, अरे तो उसकी मौसी रहती है डच में, तो सर डच की मौसी इसके अंदर ही रहती है, हो गया यार। आई होप दिस इज क्लियर। तो भाई रटने का है, आप यहां से ही समझ सकते हैं रटने का है, बट मैं रटवाने की गारंटी आपको दे रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमको ये याद हो गया, कौन कहां है, राइट। अब हमें बच्चों ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। ऐसे क्रोनोलॉजी में पूछ के बताओ डच पहले आए थे कि डेनिश पहले आए थे, हो गए गायब, बोले टाटा बाय बाय, जा रहे हैं सर, हम नहीं दे रहे पेपर, ठीक है। हिस्ट्री का तो ऐसे पूछा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछा जाता है तो क्या है, हम याद कर लेंगे। हमें ये सीरीज याद करनी है, क्रोनोलॉजी याद करनी है, कि पहले ये साल याद मत रखो जैसे, पर ये क्रोनोलॉजी तो पहले तो पोर्तुगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर डेनिश आए थे, और फिर फ्रेंच आए, ठीक है। तो हमें एक स्टोरी याद करनी पड़ेगी इसके लिए। आप कहेंगे सर हमको लग ही नहीं रहा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी लग जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, समझ में आ रहा है भाई। मस्ती से जब पढ़ सकते हैं तो जबरदस्ती है कि हम परेशान होके पढ़े, परेशान होना जबरदस्ती थोड़ना है कि हम बोरिंग ही बनाए रखें, समझ में आ रहा है कि हम जो हमको, अगर जैसे रिलीजन में भी ये चलता है कि रिलीजियस बीइंग को सीरियस होना पड़ेगा, रिलीजियस बीइंग है ना, उसको ऐसा होना चाहिए, मनुष्यत टपक रही है जैसे चेहरे पे, हंस नहीं सकता वो। कोई भी आप देख लेना, कोई भी साधु संत है बिल्कुल सीरियस बैठे, हंस ही नहीं सकता बेचारा, है ना। कोई चीज कर नहीं सकता, उसको अपने कंडक्ट्स के ऊपर, एक्ट्स के ऊपर, बिल्कुल उसके मन में हो रहा है पर वो नहीं कर पा रहा, मन में लग रहा है यार जलेबी खा लूं, ये खा नहीं पा रहा। ऐसे थोड़ी ना करना है हमें, हमें तो अपना क्या करना है, हमको अपना एक तरह से डेवलपमेंट करना है कि भाई पेपर सॉल्व करना है, हमें पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे आते हैं, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और सबसे बड़े, अगर हम बात करें ना, सबसे बड़े जो धार्मिक इंसान जिन्होंने सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा, है ना, सबसे बड़ा ग्रंथ जिन्होंने लिखा, जो कि आज भी जो पढ़ता है ना उसको अपने अंदर दिखता है कि अरे यार ये तो, इसमें तो कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, राइट, दैट इज। और सबसे टिपिकल बुक, सबसे कॉम्प्लेक्स बुक, ठीक है, अगर हिंदू कल्चर के अंदर कोई बात करे तो दैट इज भगवत गीता, है ना। भगवत गीता को उठाकर पढ़ो, है ना। गांधी ने पढ़ी तो गांधी, गांधी जैसा इंसान जो कि महाभारत, महाभारत, महाभारत क्या है, सबसे बड़ा युद्ध, उसके अंदर भी गांधी भी उस चीज को सपोर्ट कर रहा है, अहिंसक आदमी। गांधी को बुराई पे अच्छाई की विजय दिख रही है उसमें, ठीक है। लाला लाजपत राय, द एक्सट्रीमिस्ट, अलग लेवल के एक्सट्रीमिस्ट, वो उसके अंदर गीता रहस्य लिख रहे हैं, गीता रहस्य नाम की बुक लिखी है उन्होंने, वो उसके अंदर फाइटिंग देख रहे हैं, गांधी उसमें शांति देख रहे हैं। हर एक को कहना कि कुछ ना कुछ दिख जाता है। सारे जो है अरविंदो से लेकर ये महात्मा गांधी से लेकर सारे लीडर्स ने कहीं ना कहीं गीता तो पढ़ी है, इतनी तगड़ी बुक है। और लिखी किसने, बोली किसने, चलो लिखी तो किसने भी होगी, बोली किसने, कृष्ण ने। कृष्ण कौन थे, कृष्ण एक ऐसे ऐसे रिलीजियस बीइंग थे जो कि बिल्कुल मनुष्य नहीं थे, है ना, जो हमेशा हंसते रहते थे, जिन्होंने हर लाइफ को हर पॉइंट पे पूरा एंजॉय करा। भाई म्यूजिक बजाया तो ऐसा बजाया कि मजा आ गया, है ना, म्यूजिक का शौक था, है ना।
बाल लीलाएं करिए तो ऐसी करिए कि भाई अलग ही लेवल की, हंसी हंसता खेलता एक संत आदमी, दैट इज कृष्ण। पहली बार भारत को ऐसा मिला और शायद आखिरी बार मिला। आजकल कोई भी देखोगे आप तो फिर इस तरह से या तो वो होंगे नहीं। ओपनहाइमर ने भी बनी पढ़ी थी है ना, उसके अंदर बुक में दिखाया गया है, उस मूवी में दिखाया गया है। तो ऐसा ग्रंथ किसने लिखा है? एक हंसते खेलते आदमी ने लिखा है, जो लाइफ को एक गेम की तरह ले रहा है। लेट्स प्ले इट। समझ में आ रहा है? तो हमें जरूरी है जो चीज हम हंसते खेलते पढ़ सकते हैं, और गीता को समझाने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत इंटेलेक्ट चाहिए। और वो बंदा किसने लिखा, अगर आप उसको देखो एट दैट, अभी तो हम उनको गॉड मानते हैं, उस टाइम पर अगर मान लो आप उनके कंटेम्प्रेरी होते तो यार क्या बंदे है भाई तू। कभी किसी के घर में जाके माखन चुरा लेता है, कभी क्या कर लेता है, कभी क्या कर लेता है। यार छल कपट में तो सबसे आगे है, कैसा आदमी है, मायावी टाइप का आदमी, जैसे दुर्योधन समझता था। तो हमें जबरदस्ती का सीरियस नहीं होना है कि भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीरियस होके ही करें। ऐसा नहीं है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें सीरियसनेस चाहिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जितनी ज्यादा मस्ती रखोगे अपनी लाइफ में उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। अब हमें ये याद करना है, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रांस। ठीक है, तो हम ऐसे याद करते हैं। देखो, ये है हमारे पास पेन ड्राइव। ठीक है, दिस इज पेन ड्राइव। ठीक है, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए थे, आपने कहा यार पेन ड्राइव में, अपने फ्रेंड के पास गए, पेन ड्राइव में एक तरह से एक पीडी हो गई पेन ड्राइव में, तरह से यार कोई है ना, बॉलीवुड तो बहुत देख लिया, हॉलीवुड की इंग्लिश मूवी डाल दे, है ना, बॉलीवुड की मूवी डाल दे, ठीक है, हॉलीवुड की, तो कैप्टन अमेरिका जैसे आपने डाल दिया। पीडी, पीडी बोलते हैं पेन ड्राइव को, है ना, पीडी में डलवा लिया आपने, क्या डलवाई है, ठीक है, कौन सी, इंग्लिश मूवी डलवाई, इंग्लिश मूवी डलवा ली, इंग्लिश मूवी बोला, फिर इंग्लिश मूवी डलवा ली उसके अंदर। और फिर आपने देखा यार भूख सी लग रही है, अब क्या करें, मूवी के साथ यार पॉपकॉर्न तो नहीं खाऊंगा, घर पे बैठ के दिखाऊंगा पॉपकॉर्न तो वैसे, है ना, तो मैं फ्रेंच फ्राइज मंगा लेता हूँ, ये फ्रांस में। ठीक है, तो पीडी से कैसे याद रखोगे, पी से पोर्तुगीज, डी से डच, ई से इंग्लिश, मतलब इंग्लिश मूवी डाली ना, है ना, पीडी पेन ड्राइव के अंदर इंग्लिश मूवी डाली, तो इंग्लिश मतलब ब्रिटेन आ गया, डाली का मतलब क्या होगा, डेनिश आ गया। ठीक है, और यहां पर फ्रांस आ गया, फ्रेंच फ्राइज का मतलब फ्रांस आ गया। अच्छा, ये कहां पर आया था, जल्दी से बताओ, ये कहां आया था भाई अपना, जल्दी बता दो, पहला लेटर लिख दो बस, पहला लेटर कहां आया था ये? ठीक है, सूरत के अंदर आया था, राइट। ये भाई भी इंग्लिश वाला भी सूरत के अंदर आया, इनकी दोनों की सूरत बड़ी बोली, है ना, कोयल सी इनकी बोली है और सूरत बड़ी बोली, कोयल सी तेरी बोली और सूरत बड़ी बोली, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब डेनिश वाला कहाँ गया था, सीधे बाहर में गया था वो बोला यार पहले आके देखे कौन सा बार अच्छा है, उसमें बैठे डेनिश। ठीक है, पोर्तुगीज काला पड़ गया बेचारा, काम करके के पोर्ट पे, है ना, और डच, डच तो अपनी मौसी गया था मसूरी पटना। इस तरह से आपको इसके अंदर याद है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये दोनों चीजों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन विद दिस, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करो। हो गया सोलह, देखो अब इसको याद करने में तुम्हारे कम से कम जीवन निकल जाते हैं। ठीक है, 2-3 दिन तुम उसको याद करते फिर भूलते, फिर याद कर, 2-3 दिन इसलिए बोल रहा हूं, पहले याद कर लेते फिर भूलते, फिर इफेक्टिव टाइम 2-3 दिन का लग ही जाता। अब जिंदगी में नहीं भूलोगे भाई, तो क्यों ना हम ऐसे पढ़े हिस्ट्री को, क्यों ना हम मॉडर्न हिस्ट्री को ऐसे मजाक में पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दे। कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट जब आएंगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आज क्लास में मिक्स पढ़ना चाहिए ना भाई, तो किसी को डाउट नहीं होगा, कोई क्वेश्चन गलत है। पोर्ट, अरे सर पोर्ट काला पड़ गया था आदमी, डच की सूरत कहाँ अच्छी थी, डच की तो मौसी थी। ठीक है, आपको सब पता चल गया, इंग्लिश, इंग्लिश की सूरत अच्छी थी, डैनिश, हाँ भाई ये बहुत अजीब आदमी था, एक बार में गया सीधे आते, इसने कहा पहले बाहर देखें भाई कहाँ पर है। ठीक है, और ये फ्रांस जो है इसका सर, इसकी भी सूरत अच्छी थी, कैप्टन हॉकिंस याद आ गया आपको। ठीक है, और आपको अपने भाई जहांगीर याद आ गए फूल लेकर। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से हमको चीजों को समझना है, राइट। अब ऐसे क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर।
कितना इजी है इसमें, ये फ्रेंच फर्स्ट अराइवर्स हुआ बट डिड नॉट नेसेसरली देयर फर्स्ट फैक्ट्री देयर, ठीक है ये गलत है, बाकी सब सही है। चलो अब ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन थर्ड। आ गया क्वेश्चन, ईस्टर्न वेस्टर्न इंडिया वाला, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। याद करो वेस्ट के अंदर कौन कौन था, उसको कहा था मैंने तुमको याद करने। तो कौन था फिर, तुषार, मनोज, फिर कौन था भाई? कौन सा यूरोपियन जो था जिसने पहली बार वेस्ट इंडिया के अंदर फैक्ट्री खोली है? वेरी गुड, कलिकट। ये देखो ये मैप में दिखाया हुआ है। अब ये देखो तुमने गौर नहीं करा ना, कलिकट के अंदर, राइट, पोर्तुगीज पहले पहले आए भारत के अंदर, पीडी। वैसे याद कर सकते हो, आपको कलिकट याद होता कि कलिकट इज देयर इन द वेस्टर्न इंडिया, उससे भी काम चल जाता। सूरत का तो पता ही है। और ये याद करने की बातें है ना, अभी मैंने आपको बोला सूरत, और ये देखो ये वेस्ट इंडिया है और ये ईस्ट इंडिया है, हम आपको थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। मैंने ये भी बोला क्वेश्चन पूछूंगा। समझ गए, मोनिका एंड दिवाकर एंड मनिंजा, केतन, जिन मतलब जिन भी बच्चों ने गलत करा, सॉरी थर्ड का जिसने भी गलत करा। सर बट ये कैलिकट तो साउथ इंडिया में आएगा। हाँ तो पर वेस्टर्न बॉर्डर तो है ही ना। सर वेस्ट, वेस्टर्न के लिए सर सूरत से ही रहेगा, वेस्टर्न जब जब बात आएगी तो सूरत की बात आएगी। ये स्टेटमेंट अगर साउथ ही में जाएगा तब कैलिकट को माना जाएगा। पर अच्छा ओके, दैट कैन बी। ठीक है मैं देखकर बता देता हूँ आपको एक बार, है ना, फाइनल क्या होगा इसके अंदर, ठीक है एक बार देख कर बता देंगे, राइट। चलो ये वाला क्वेश्चन है ना, अभी मैं आपको देखकर बता दूंगा, ठीक है, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। कि among all Indians English were the first to establish factory in the Western India। वेस्टर्न इंडिया होगा वो साउथ इंडिया का, अगर अपन वैसा देखें तो वेस्टर्न कोस्ट अगर इस पे लिखा होता तो भी ठीक है। मैं आपको एक बार देखकर बताता हूँ इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है ना, किस तरह से इसमें से लिखा हुआ है, राइट। Portuguese established their first factory earlier than the English and Dutch। That is what, that is correct। ये हमको करेक्ट है बिकॉज हमने देखा पोर्तुगीज, फिर पीडी, और फिर उसके बाद चीजें हुई, राइट। पीडी डाली, इसमें फिर मैं क्या लिखूं, इंग्लिश मूवी डाली, ठीक है। और फिर अपन कहें कि इसके अंदर एक तरह से फ्रेंच फ्राइज खाई, है ना। ये वाली चीज मैं आपको देखकर बताता हूँ कि वेस्टर्न इंडिया को उसके अंदर काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना, वो साउथ इंडिया भी हो जाएगा वो उत्तर से, हाँ, ठीक सर है। Just अगर not ना south। अगर हम्म। ना भी करें तो भी तो इंग्लिश पहले थोड़ी आए थे सर, पहले तो वेस्ट में फिर हो ही गया था, कैलिकट में भी काउंट करें कैलीकट को साउथ में काउंट करे तो भी तो इंग्लिश पहले नहीं थे। ये पहली फैक्ट्री बोला ना, फर्स्ट एस्टेब्लिश फैक्ट्री इन द वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया के अंदर तो पहले वही है ना, फिर ये तो है फ्रेंच वाले, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सब कुछ 1498 के बाद स्टार्ट होगा। बताएंगे अभी तुमको, ऐसे मत समझना सर पहले कोई तो आया ही होगा उससे पहले, ऐसा नहीं। मैं बताऊंगा अभी तुमको वो पॉइंट, ठीक है। चलो अब ये एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर लगाता हूँ। फोर्थ का देखते हैं क्या आंसर लगाता हूँ, ठीक है, सी। आई होप दिस इज क्लियर। तो वहां पर उस वक्त जो फैक्ट्री का मतलब हुआ है कि भाई देखो बाहर से कोई आदमी आ रहा है, तो आदमी आ रहा है तो उसको एक जगह चाहिए जहां पर वो अपना सामान रख सके, यहाँ से कोई सामान लेकर जाना है तो वो रख सके, दैट इज व्हाट फैक्ट्री। उसका मतलब फैक्ट्री, ट्रेडिंग स्टेशन अंडर है यूरोपियन कमर्शियल, तो यूरोप वाले उसको फैक्ट्री बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अभी तो आप देखिए फैक्ट्री जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है उसको अपन फैक्ट्री बोल रहे हैं, राइट, बट पहले फैक्ट्री एक तरह से वेयर हाउस की तरह वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर अभी तक का अपन ने याद कर। अब हम आगे की चीज याद करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या, किस तरह का रूट ये अपनाते थे आने के लिए, राइट। तो देखो जब तक वास्को डिगामा भारत नहीं आया था, ठीक है, तब तक अगर हम बात करें तो यूरोप से किसी को आना होता था, ठीक है, तो वो ऐसा आता था, यहाँ से आएगा और लैंड पे से आएगा, ठीक है। ये लैंड था पहले, स्विस कैनाल तो था नहीं, ठीक है। तो पहले ऐसा आता था, सी वाटर से आता था, वाटर के थ्रू मेडिटेरेनियन सी के अंदर वाटर के थ्रू फिर लैंड पे जाता था, फिर वापस वाटर के अंदर आकर भारत पहुंच जाता था। पहले किसी को आना होता था, किसी ट्रेडर वेडर को
तो वैसे आता था वाटर फिर लैंड फिर वाटर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पर मैंने वाटर लिख रखा है, अगर मेरी फोटो आ रही है तो यहाँ पर वाटर लिख रखा है, फिर लैंड फिर वाटर, इस तरह से आता था पहले। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर मान लो यूरोप के किसी बंदे को आना है, मान लो फ्रांस से किसी को आना है, तो वो मेडिटेरियन सी में जाएगा, ये लो भाई शॉर्टकट सा रास्ता है, यहाँ पे थोड़ा सा दिन घोड़े चलाएगा, ठीक है, यहाँ जहाज में आया, फिर घोड़े पे आया, फिर घोड़े पे आने के बाद फिर जहाज में बैठ गया और फिर भारत पहुंच गया। पहले बहुत लोग आया भी करते थे, ठीक है, यहाँ पे अरब ट्रेडर्स तो बहुत ही आया करते थे भारत के अंदर, ठीक है। बट क्या हुआ कि पहले यहाँ पर था रोमन एम्पायर, ठीक है, और रोमन एम्पायर वॉज फ्लेक्सिबल कि हाँ ठीक है आओ यहाँ पर आराम से जाकर इधर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बट आप देखेंगे कि वास्को डिगामा जो आया उसने शॉर्टकट नहीं लिया, शॉर्टकट नहीं लिया ऐसे, उसने ऐसे घूम कर आया कि भाई ऐसे घूम कर क्यों आया, फिर बस सभी लोग ऐसे घूम कर आने लग गए, है ना। अब पहले ऐसा भी हो सकता था कि भाई यहाँ पे स्विस कैनाल भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, स्विस कैनाल है, स्विस कैनाल से आ जाते, पर उस वक्त स्विस कैनाल था ही नहीं, कहाँ से आते हैं, वाटर 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 हो जाता फिर तो आराम से। अब आते हैं तो वाटर 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 हो जाता है ना। अब कोई भारत में आया यूरोप के अंदर तो वाटर 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 हो जाता है, ठीक है। पहले आया वाटर, फिर यहाँ पे लैंड है, इस लैंड एंड देन वाटर। अगर ऐसे भी जाएगा तो लैंड तो उसको लेनी पड़ेगी तभी जाकर इंडिया पहुंचेगा। तो पहले ऐसे जाया करते थे और ये बड़ा ही इजी रूट है, आराम से आओ और इस तरह से इजी रूट के अंदर भारत के अंदर पहुंचो। बट आप देखेंगे वास्को डिगामा जब आया तो वास्को डिगामा तो यहाँ से आया, ऐसे ही घूम कर आया पूरा का पूरा। इतना घूमने में इसको बहुत टाइम भी लगा होगा, रास्ते भी इसमें खोजे होंगे, ठीक है, टाइम भी लगा होगा, पैसा भी लगा होगा, यहीं से चल जाता। पर यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि ये वास्को डिगामा ने को किसने इंस्पायर करा, किस चीज ने इंस्पायर करा कि भाई ऐसे होकर ऐसे जा, ऐसे ही जा रहे हैं जब तो ऐसे ही चले जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पहले रोमन एम्पायर, अब ये चीज आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ पे पहले रोमन एम्पायर हुआ करता था और रोमन एम्पायर सबको कहता था आराम से भाई मस्ती से ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जाओ घूमो फिरो मौज करो, ठीक है। पर आप देखेंगे रोमन एम्पायर का फॉल होता है और रोमन एम्पायर की जगह आ जाते हैं एक तरह से यहाँ पर मुस्लिम्स, अरब मुस्लिम्स। और अरब मुस्लिम्स कहते हैं भैया कोई नहीं आएगा यहाँ से, जो आएगा उसको मार देंगे हम, आओ तो फिर हमको आपको टैक्स देना पड़ेगा बहुत तगड़ा वाला, तभी जाने देंगे, नहीं तो उधर जाने नहीं देंगे। तो अरब जो थे ना उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया, इस एरिया को कैप्चर कर लिया रोमन एम्पायर के बाद। तो अब यहाँ से कोई जा नहीं पा रहा है, तो इसलिए अब यहाँ के लोगों को, यूरोप के लोगों को लगेगा भाई ये तो रास्ता ही बंद कर दिया उन्होंने, क्या करें। इसलिए नई खोज उठेगी कि यहाँ से कहीं दूसरा रास्ता हमको देखना पड़ेगा। अब इसके अलावा जब ये पूरा चीज कंट्रोल्ड में है, पर्शियन डायमेंशन कंट्रोल में है, पूरा इजिप्ट कंट्रोल के अंदर है अरब ट्रेडर्स के, और वो जाने नहीं दे रहे, तो अब बेचारे को घूमकर ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि पोर्तुगीज के अंदर वास्को डिगामा से घूमकर क्यों गया भाई, घूम के इसलिए गया क्योंकि अरब का इन्फ्लुएंस डोमिनेंस यहाँ पर हो गया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो आपको इसके अंदर याद रखना है ना, ट्रेड मोनोपोली का। यस, आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर द अरब एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस इन द इजिप्ट एंड द पर्शिया, दिस लिमिटेड डायरेक्ट कम्युनिकेशंस एंड ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। और इसके कारण ये चीज पहले आते थे बट फिर अब, तो यहाँ पर एक राजा था पोर्तुगीज के अंदर जिसका नाम था प्रिंस हेनरी। और प्रिंस हेनरी जो थे ना, ये एक बहुत ही बड़ा इनका ऑब्सेशन था। क्या ऑब्सेशन था सर हेनरी प्रिंस का? इसको लगता था कि यार इसको है ना नेविगेटर भी बोलते थे, नेविगेटर। वैसा ही ऑब्सेशन था इसका जैसे उसका था पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में था ना, क्या था उस पर्सन का नाम, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में कौन था वो? जॉनी डेप। जॉनी डेप का क्या नाम था उसमें? एनीबॉडी इन द क्लास? जैक, कैप्टन जैक स्पैरो, राइट। वैसा ही ये था प्रिंस हेनरी कि और एक्सप्लोर करते हैं सी, कभी कभार जहाज लेके खुद ही निकल पड़ता था, अरे कहाँ जा रहा हूँ महाराज, बोले घूमने आओ। तो इन्होंने बोला भाई ये तो ऐसे घूमता रहेगा, इसको कभी कभार मर मरा जाएगा, प्रिंस है हमारा। तो प्रिंस ने कहा ठीक है कि यार तुम, क्योंकि अब अरब ट्रेडर्स ने तो कर दिया, प्लस इसकी अंदर से ऑब्सेशन भी है, तो इसने कहा वास्को डिगामा को कि भाई देख तू जा और तू ढूंढ कर, राइट। फिर उसने वास्को डिगामा ने कहा सर क्या होगा उधर? बोले तू जा तो सही, उधर तेरे को बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, लालच दे दिया उसको। प्लस हमको यार देखो इसको थोड़ा सा इमोशनल भी कर दे, क्रिश्चियनिटी भी फैलानी है। तो प्रिंस हेनरी ऑफ पुर्तगाल उन्होंने कहा वास्को डिगामा को भाई जाओ उधर देख कर आप क्या क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रिंस हेनरी ऑफ द पुर्तगाल, निकनेम नेविगेटर, उनका नेविगेटर निकनेम है। ऑब्सेशन टू द एक्सप्लोर द सी, सर्कमवेंट द मुस्लिम डोमिनेशन, कि मुस्लिम नहीं करने दे रही है, और स्प्रेड क्रिश्चियनिटी फार एंड वाइड।
तो इसके लिए पुर्तगीज जो है उसके अंदर वास्को डी गामा को भेजा गया, और वास्को डी गामा का रूट आपको पता है सबको, लिस्बन से निकला। देखो यहाँ पर बिल्कुल ये लाइन याद, ये वर्ड याद रख लेना। वैसे तो बीच में बहुत कुछ आएगा, इसका पूरा रूट मैं आपको बता दूंगा। लिस्बन से निकला और कलिकट में पहुंचा, और कलिकट के अंदर पहुंचा। अब याद आया, पोर्ट पे काम करने वाले काले आदमी पुर्तगीज, कलिकट। और यहाँ पे इसके साथ बहुत बुरा होगा, पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप देखेंगे पहले क्या करते थे, ये मेडिटेरियन सी से जाते थे, मतलब पहले वाटर से जाते थे, फिर इनको लैंड लेना पड़ता था, लैंड ही लेंगे, राइट, तब जाकर ये इंडिया में रहेंगे, और फिर ओशन के अंदर आते, फिर वाटर में आते, तो वाटर, लैंड और वाटर आता था। बट अब जो आएगा दैट इज वाटर वाटर वाटर, वाटर में ही वाटर में घूम रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जाते। तो अब इस बंदे के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी पूरी की पूरी डायमेंशन हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहला बंदा है जिसके कारण ये सब काम हो रहा है। अब ये रास्ता खोज लेगा कैप्टन जैक स्पैरो की तरह, और रास्ते खोज लेगा, तो फिर बस सब पीछे इसके गाड़ी लगा देंगे, चलो भाई चलते हैं भाई उसके वास्को डी गामा के पीछे, उसने रास्ता खोजा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये उसका रूट था, और रूट के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर लिस्बन से निकलता है ये, और लिस्बन से निकल के कलिकट में पहुंचता है, और बीच में वो साउथ अफ्रीका के अंदर भी रुकेगा, साउथ अफ्रीका के अंदर केप ऑफ गुड होप में रुकेगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे मलिंदी नाम की जगह है, ठीक है, यहाँ पर इसको अब्दुल माजिद मिलेगा, आपने सुना होगा अब्दुल माजिद के बारे में, मलिंदी नाम की जगह, ठीक है। उससे पहले मोबासा जाएगा, फिर मलिंदी जाएगा, फिर इंडियन ओशन के अंदर जाएगा, और फिर कलिकट पहुंच जाएगा। ये इसका रूट रहेगा, बाकी सब जगह पानी पानी है, और इस पे रुकने वाली पोजीशंस भी आपको इसके अंदर याद रखनी पड़ेगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इस तरह से आपको इसके अंदर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये प्रिंस जो थे ना, इनका ये प्रिंस है, प्रिंस हेनरी है, ठीक है। अब इन इस वक्त जो राजा था वहां पर, प्रिंस होगा, किंग भी होगा, किंग है, किंग मैनुअल फर्स्ट, मैनुअल फर्स्ट, ठीक है। ये पुर्तगाल के ये किंग जो है ना, उन्होंने एक तरह से अपॉइंट करा वास्को डी गामा को कि यार मेरा बेटा जब जहाज निकाल के लेकर चल जाता है, मरमरा जाएगा वो, तो मैनुअल फर्स्ट ने कहा कि तू जा, और तू जाकर वहां पर देख कर आ क्या चीज, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ बहुत बंदे इन्होंने भेजे, और एक तरह से स्पॉन्सर करा गया कि तुम जाओ। वास्को डी गामा वाज द पुर्तगीज एक्सप्लोरर हु बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी, एस्टेब्लिशिंग द डायरेक्ट यूरोप इंडियन ओशनिक रूट अराउंड द केप ऑफ गुड होप। अगर ये कहता कि साहब नहीं जा रहा, तो हो सकता था ब्रिटेन और ये सब लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, ठीक है। दिस चेंज वर्ल्ड हिस्ट्री बाय द शिफ्टिंग ट्रेड फ्रॉम द लैंड रूट्स, ठीक है, लैंड रूट से जो ट्रेड होता था टू द सी, कंप्लीटली सी से अब अपन जा रहा है। तो वास्को डी गामा ने एक काम कर दिया, किंग मैनुअल फर्स्ट ऑफ पुर्तगाल अपॉइंटेड वास्को डी गामा टू लीड दिस एक्सपीडिशन, जिसके अंदर बहुत सारे लोग गए, पर वास्को डी गामा वाज द लीडर। तो देखो भाई, लिस्बन से निकला, केप वर्दी यहाँ पर गया, फिर साउथ अफ्रीका के अंदर केप ऑफ गुड होप है, मोजाम्बिक, ठीक है, फिर मोम्बासा, मलिंदी बड़े इंपॉर्टेंट प्लेस है, बिकॉज यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊँ। यहाँ पर वो कंफ्यूज हो गया बहुत बुरी तरह से। कैसे कंफ्यूज हो गया कि यार यहाँ पर मैं जाऊंगा, हवाएं पता नहीं किधर बढ़ी, 2-3 बार ट्राई करा, पर वापस आ गया डर के, बोले मैं तो ये पूरा हिल रहा है पूरी तरह से शिप, क्या करूं मैं। तो यहाँ पर एक अब्दुल माजिद नाम का एक इंडियन यहाँ पर मिलेगा उनको, ठीक है, जो अरब के लिए ट्रेड करता था। वो कहेगा कि भाई तेरे को पता है चक्कर क्या है, बोले क्या, ज्योग्राफी पढ़ी है, बोले नहीं, बोले तेरे को एक नंबर देता हूँ, गोविंद सर का नंबर, उनसे पूछ, बोले तू ही बता दे। तो उसने बोला कि भाई मानसून आ रहा है इधर, मानसून विंड्स के बारे में पता है कैसे आता है, इस तरह का मानसून आ रहा है, तो उसकी डायरेक्शन में, अगर विंड की डायरेक्शन में तो फ्लो करेगा तब जाकर रीच होगा। तो मानसून पढ़ा है उसने पूरा, उसको समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा डायग्राम बना के देखा भाई ये पूरा इफेक्ट होता है इसका, लानीना ऐसा होता है, लीना ऐसा होता है, ये सब चीजें मानसून पढ़ा, तब उसको समझ में आया भैया यहाँ से अपन को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मलिंदी के अंदर वो बंदा मिला है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर है ना, सिर्फ बुक की नॉलेज काम नहीं आएगी आपको, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सारा आपको न्यूज़पेपर भी सर्च करना, न्यूज़पेपर में हिस्टोरिकल आर्टिकल्स आते रहते हैं, ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, उससे और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, और फिर जाकर आपको इसके, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक अब्दुल माजिद का नाम क्या था, इबिन माजिद था, अब्दुल माजिद था, ऐसा है, पर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर फिर इसको लास्ट के अंदर से मान लेंगे अब्दुल माजिद है। वो वाज गुजराती नेवल पायलट इन मलिंदी, गाइडेड वास्को ड गामा टू कलिकट इन 1497-1498 के अंदर। उसको एक तरह से उसने कहा कि कलिकट में इस तरह से जाना होगा, और कलिकट में उस वक्त था हिंदू रूलर जमोरियन, राइट। अच्छा, जमोरियन से अभी पुर्तगीज के पहले, मैंने पुर्तगीज से पहले कौन ट्रेड कर रहे होंगे, आप खुद सोच कर बताओ, जमोरियन से कौन ट्रेड कर रहे होंगे, पुर्तगीज से भी पहले कौन होंगे इसके कोर्ट में कि साहब हमसे ट्रेड, इनके अच्छा ट्रेड किससे चल रहा होगा, एनीबॉडी इन द क्लास, अरब से, बिल्कुल ध्यान है, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो, आप ऐसे कॉन्सेप्ट बनते हैं, आप खुद ने आंसर दिया अरब से, पहले मैं तुमसे पूछता पढ़ाने से पहले, तो नहीं आता,
ठीक है। पर आपको पता है कि अरब वाले ने इसको कैप्चर करके रखा होगा जमोरियन को, कि भाई हमसे ट्रेड करो। कैप्चर करना मतलब हमसे ट्रेड करो इस तरह। और एक पुर्तगीज आ रहा है यहाँ पर। ये पुर्तगीज जब भी आया ना, वास्को डिगामा आया ना, उसका बहुत अच्छे से स्वागत करा गया स्टार्टिंग के अंदर, कि भाई वास्को डिगामा आया कहाँ से, पुर्तगीज से आया। और पुर्तगीज से आया तो यहाँ पर हमको बहुत अच्छा कुछ गिफ्ट विफ्ट लाया होगा भाई, है ना। वहाँ की तो वाइन्स भी बड़ी होती है अच्छी, तो वो ऐसा कुछ लाया होगा, मजा आएगा भाई। राजा ने बुलाया भाई लेकर, क्या लाया, अब ये आया भाई, इसने सबसे पहला गिफ्ट निकाला, लो भाई राजा, बोले क्या ये, वाश बेसिन। बोले पागल वागल हो गया, चक्कर क्या है, बोले नहीं पसंद है। दूसरा निकाला, देखो अब मैं दूसरा लूंगा, टडंग, हैट। बोले टोपी का मैं क्या करूंगा भाई, ये मुकुट नहीं दिख रहा, इस पे क्या लगाऊंगा मैं टोपी। बोले यार चाहिए भी पसंद नहीं है। तीसरा निकालो, कोरल बीच। बोले पागल वागल हो गया कि इसको पहले, मतलब उसने जो गिफ्ट देना, दैट वाज वेरी पुअर गिफ्ट, और उससे जमोरियन किंग जो था वो नाराज हो गया। दैट इज द हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट। तो उसकी पहले इसका जो प्रोसेशन निकला पूरा का पूरा, और जब वो राजा के पास गया तो राजा उससे नाराज हो गया, पहली मीटिंग उसकी खराब हो गई। राजा ने बोला ये गिफ्ट देगा तू मेरे को। तो यहाँ पर देखो ये रीजन है, ये सब चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि पहली मीटिंग उसकी हॉस्टाइल हुई, राइट। वास्को डिगामा ब्रॉट चीप गुड्स, वाशिंग मशीन, ठीक है, हैट्स, कोरल्स, which were considered insulting for a major Indian kings like Zamorin। जमोरिन बोला भाई मैं राजा हूं, तेरा भाई थोड़ा ना हूं, ऐसे देगा तो। और अरब ट्रेडर्स बैठे थे, अरे सर ये आपके साथ देखो, ये लेकर आए ये राजा के लिए, ये इज्जत है आपकी। उनको तो कॉम्पिटिटर दिख रहा था वो। तो अरब ट्रेडर्स ऑफ कलिकट डोमिनेटेड द इंडियन ओशन ट्रेड, दे फियर लूजिंग देयर स्पाइस ट्रेड मोनोपोली टू द पुर्तगीज। अगर पुर्तगीज के साथ हो गया इसका सही, तो फिर दिक्कत हो जाएगा जमोरियन का। तो वो जमोरियन को कहेंगे ये पुर्तगीज है ना, ये ऐसे ही है, लिचड़ आदमी है। देखो आपके लिए क्या लिया है, टोपी लेकर आया, बताओ किंग टोपी पहनेगा, टोपीबाज हो गया आप। नहीं टोपी वाले ये ऐसे ही लोग हैं, ये है ना, ये धीरे से अंगली पकड़ के पूरा आपका ट्रेड वेड है ना सब बर्बाद कर देंगे, लोग अच्छे नहीं है। जमोरियन ने बोला कि ठीक है भाई, तुमको सारी ड्यूटी व्यूटी वैसे ही देनी पड़ेगी जैसे सारी फॉरेन मर्चेंट को देनी होगी। वास्को डिगामा कहेगा भाई मेरे को लेकर तो तुम ऐसे आए थे, बोले ये देख तूने क्या दिया, हेड, वॉशिंग बेसिन, ये क्या पागल हो गया कि मैं क्या हाथ धोने के लिए बैठा हूं यहाँ पर, राइट। इस तरह से उसके अंदर बोलेगा, तो ट्रेड डिसएग्रीमेंट इसके अंदर हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुल नहीं रहेगी, इसकी पहली जो जर्नी होगी वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। और थोड़ी देर ये रुकेगा, उसको समझ में आएगा भाई ज्यादा दिन रुका ना तो पिट जाऊंगा यहाँ से, और वो निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मैं, ज़मोरियन वाज नॉट इम्प्रेस्ड बाय द डगामास प्रेजेंट्स व्हिच इंक्लूडेड सम क्लोथिंग, कैप्स, कोरल, शुगर ऑयल, ठीक है, अदर आइटम्स। वॉशिंग बेसिन तो इन्होंने लिखा भी नहीं, राइट। इंटरेस्टिंगली द फॉरेनर्स वर ग्रेटेड विद हॉस्पिटैलिटी दैट इंक्लूडेड स्पेक्टुलर प्रोसेशन। द इंडियंस आल्सो क्वेश्चन व्हाई देयर वाज नाइदर गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड सिल्वर लेकर आते ना भाई, इतने बड़े राजा के पास जा रहे हो तुम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो उसने उसका हर्ट कर दिया ईगो कि भाई अब मैं करूंगा। लोकल इंटरप्रेटर एंड अरब स्पीकर्स हेल्प विद कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इसके बीच में, वो बोलता कुछ और था, वो बोलते कुछ और थे उसके अंदर। कम्युनिकेटर्स के जो थे वो अरब ट्रेडर्स थे, वो कुछ और बोल रहा है वो कुछ और। तो इसके बीच में मतलब पहली जर्नी इसकी सही नहीं रही, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लग गया कि भैया वाइल हॉस्टिलिटीज अरोज, मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। तो उसने 1948 के अंदर ही निकल गया वहां से, राइट। उसको लगा पिटन इस सच्चाई की निकल जा, और वहां पे गया तो वो सब कुछ भूल गया। वो अब्दुल माजिद ने जो मानसून के बारे में बताया सब कुछ भूल गया, और उसको बड़ी मुसीबत हुई। 6 शिप लेकर निकला था, सिर्फ 2 ही शिप बची, उसके अंदर वास्को डिगामा बाल बाल बचा, है ना, मरता। और वास्को डिगामा जैसे ही पहुंचता है लिस्बन के अंदर, तो किंग उसको बहुत बड़ा स्वागत करता है, मोनार्क उसका बहुत स्वागत करता है कि भाई ये बहुत बहादुर आदमी है। वो वहां पर जाकर और उसको डॉन की उपाधि देता है। अब ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वास्को डिगामा इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ना भाई, उसके पीछे पीछे तो सब आएंगे, नहीं तो अगर, और वो वास्को डिगामा को फायदा ही हो जाता है, वो भर के सामान भर लेता है, स्पाइसेस और ये सब चीजें। और आप देखेंगे 60 टाइम ऑफ इट्स कॉस्ट उसको फायदा होता है। ये देख कर कि भाई 1 रुपया खर्च करा इसने 60 रुपए कमा लिए, मतलब 1000 रुपए खर्च करा और इसने 60,000 रुपए कमा लिए। बोले ये है भाई ट्रेड, 60 टाइम्स। लोगों की आंखें फटी फटी, बोले वहां बहुत पैसा है। अब सारी के सारी जब बात फैलेगी तो सबको लगेगा कि भाई वहां बहुत पैसा है, वहां जाओ यार, अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, इतनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे उतना एक बार में कमा लाया। तो आपको वास्को डिगामा की कहानी यहां तक पता है, ठीक है, बट क्वेश्चन इसके आगे पूछा जाता है फिर क्या हुआ। फिर वो आया, उसने बोला साहब मेरा आप इतना स्वागत तो कर रहा हूँ मुना, पर पता है मेरे साथ हुआ क्या, बेइज्जती करी उन्होंने अरब ट्रेडर्स ने, मैं तो पिटता पिटता बचा हूँ, भाग कर आ गया वहां पर। तो राजा को, वहां के राजा जो होंगे, एक पेड्रो कैब्रेल को भेजेंगे, पेड्रो कैब्रेल को भेजेंगे वहां पर, और वहां पर कहेंगे कि ट्रेडिंग पोस्ट तू बना दे। वो ट्रेडिंग पोस्ट वहां पर बना दे।
और वो पहली फैक्ट्री वहां पर खुली जाएगी, ऐसी पुर्तगीज की पहली फैक्ट्री वहां पर खुली। तो पुर्तगीज की कैलिकट के अंदर पहली फैक्ट्री खुली। अब अरब ट्रेडर्स ने देखा भाई इसने तो फैक्ट्री खोल ली, उसको बुलाया यहाँ पर कि कैब्रेल एक बात सुन, है ना, पेड्रो कैब्रेल, एक नाम याद रखना, पेड्रो कैब्रेल। तो जैसे ही आया ना उसके बाद उसने पेड्रो कैब्रेल को भेजा, कैब्रेल से बोला कि भाई सुन, आया था तेरे भाई वास्को डी गामा, पिट के भेजा है हमने, वो तो पिटता पिटता बच गया, अगले दिन पिटना तो भाग लिया वो। तू यहाँ पर फैक्ट्री खोल रहा है, शर्म नहीं आ रही? बोल रहे मेरे राजा ने बोला, बोले काय करा था, मारो उसको, उसको मारा बुरी तरह, है ना, कैब्रेल को मारा। और कैब्रेल को जब मारेंगे अरब मुस्लिम्स और ये सब, और उनकी पोस्ट वोस्ट जला देंगे, सब कुछ जला देंगे, ये न्यूज पहुंचेगी पुर्तगीज में, और वहां का किंग सोचेगा भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, इतना बुरा मैसेकर, हमारे लोगों को मारा गया। तो बोलेगा कहाँ है वास्को डी गामा? वास्को डी गामा भाई मजे कर रहा है भाई, अय्याशी उड़ा रहा है पैसा, बहुत पैसा था, बहुत पैसा कमाया, ठीक है, इसलिए वास्को डी गामा को बुलाया गया। बोले भाई तू जा, ये ले मेरे वारशिप्स, जाओ और उधर जाके लड़ाई कर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वास्को डी गामा वापस आएगा फिर, ठीक है। आफ्टर वास्को डी गामा's फर्स्ट वोयेज in 1498 the Portuguese king sent his second commander Pedro Alvares Cabral to India in 1500 to secure a trading post in Calicut. A Portuguese factory was established in the Calicut under the Cabral, but ये जो फैक्ट्री थी that was not the permanent factory। परमानेंट फैक्ट्री तो कोचीन के अंदर इन्होंने खोली थी, क्योंकि क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लड़ाई कर ली, और द पुर्तगीज फैक्ट्री वाज अटैक एंड ऑलमोस्ट एवरीवन स्टेशन देयर वाज मैसेकर्ड, सबको मार दिया। कैब्रल भी कब्र में चला गया, ठीक है। तो कैब्रल को कब्र में चला गया, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो हमको समझ में आ रहा है, वास्को डी गामा वहां पहुंचा, वास्को डी गामा वहां पहुंचा, उसने बोला कि भाई कैब्रल को भेजते हैं, तेरी बेइज्जती हुई है, तेरी बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती, कैब्रल निकलो। वो निकला, वहां पर उसने फैक्ट्री खोल दी कैलीकट के अंदर। किंग को पता चला, उसने बोला अरब ट्रेडर्स को मार के आओ उसको। हाँ, अब ऐसे ही चल रहा है सिस्टम, है ना, वहां पर आपको वहां पर जाना। अब क्यों? क्योंकि वास्को डी गामा से उनकी एंटी हो गई थी। क्यों हो गई थी? इस कारण से हो गई थी। After hearing massacre of all those, the trading post the Dagama sailed for India again in 1502 attacking Arab Muslims। सबसे पहले तो जो रास्ते में अरब मुस्लिम की शिप है ना, सबको उड़ाता हुआ गया। बोले यार इन्होंने बिल्कुल गंद फैला रखी है यहाँ पे, चलो सबको उड़ा दिया। He fought the ruler of Calicut, फिर कैलिकट के रूलर जमोनियन के पास गया to make peace, and on his return voyage along the eastern African coast established Portuguese trading port, है ना, वहां पर भी ट्रेडिंग पोर्ट in what is now known as मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के अंदर भी वो ट्रेडिंग पोर्ट निकाल कर गया। अब वो वहां पर गया तो राजा ने बोला भाई तू मस्त आदमी है, तूने सब कुछ काम वहां पे सही कर लिया, ठीक है, पीस एस्टेब्लिश कर ली। अब वहां पर जो अपने बच्चे कुचे थोड़े बहुत लोग हैं उनको नहीं मारे। पर कैलिकट कैलिकट की फैक्ट्री जो थी वो एक तरह से वहां पर नहीं रही, बिकॉज वहां पर अटैक अटैक हो गया, तो कैलिकट की फैक्ट्री वॉज नो मोर। और जो थी वो थोड़े दिन के लिए और चलेगी और फिर बंद हो जाएगी, मतलब थोड़े दिन मतलब 4-5 साल 6 साल इस तरह से। तो यहाँ पर देखो, बैक इन द पोर्टुगीज द गामा वाज ग्रांटेड फर्दर प्रिविलेजेस एंड रेवेन्यू एंड कंटिन्यू टू एडवाइस द किंग ऑन द इंडियन मैटर्स। आफ्टर 20 years एट होम 1524 में वो भाई वापस जाता है पुर्तगीज वायसराय बनकर, और उससे पहले बहुत कुछ हो जाता है ना, वायसराय बनकर। और वहां पर जो करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो वहां पर पुर्तगीज अथॉरिटीज एस्टेब्लिश हो चुकी थी, बताऊंगा अभी मैं। और वहां पे जो करप्शन हो रहा था उसको रोकने के लिए वो जाता है, और वहां पे जाता है थोड़े दिनों के अंदर, 1524 के अंदर जाता है। आफ्टर हैविंग इन द कोचिन ही फेल इल, ठीक है, डाइड ऑन द 24 दिसंबर 1524, वहीं पे मर जाता है। तो वास्को डी गामा वहीं मरा है, ठीक है, वास्को डी गामा कोचीन के अंदर मरा है, ठीक है। तब तक उनकी कोचीन के अंदर एक परमानेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो चुकी थी। आई होप दिस इज क्लियर। और उसकी बॉडी को फिर पड़ता है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। थोड़ा सा वास्को डी गामा पे क्वेश्चन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो ऐसे क्वेश्चन करो, तभी तो हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हो नहीं पाते। आप टेस्ट सीरीज पे क्वेश्चन करोगे वास्को डी गामा पे आ जाएगा, आपको लगेगा यार क्या है ये। एक बार सॉल्व करो, फिर मैं इसके थर्ड स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करूँ। तो अब यूपीएससी को पता है, आपको वास्को डी गामा की आधी कहानी पता है, आपको ये नहीं पता 3 बार वो इंडिया है। अगर आपसे ये पूछ लेते कितनी बार इंडिया है, आप एक बार लिखकर या ज्यादा से ज्यादा 2 बार लिखकर आप कर देते, 3 बार वो इंडिया है। और तीसरी बार जो है ना, उसको वायसराय बनाकर भेजा उसको 1524 के अंदर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद फर्स्ट जर्नी। फर्स्ट जर्नी में क्या हुआ ये अपन इसके अंदर देखते हैं। फर्स्ट जर्नी में तो बहुत पिटाई पड़ी थी। यूज ऑफ गुजराती मुस्लिम पायलट नेम अब्दुल माजिद, अपोजिशन फ्रॉम द अरब ट्रेडर्स इन कलिकट, इम्पोजिशन ऑफ कार्टर सिस्टम। कार्टर सिस्टम 1502 के अंदर स्टार्ट करा गया, ठीक है। और कार्टर सिस्टम क्या है अभी हम पढ़ेंगे जब हम ये जो इसके गवर्नर्स है फ्रांसिस्को द अल्मेडा के बारे में पढ़ेंगे, तब जाकर हम पढ़ेंगे, ठीक। इम्पोजिशन ऑफ कार्टर सिस्टम ऑन द इंडियन शिप्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट पोर्तुगीज फैक्ट्री इन द कैलिकट। परमानेंट तो नहीं बनाई थी भाई, ये तो हटा दो।
ये भी हटा दो, तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर, ए विल बी राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसा क्वेश्चन हमको तभी सॉल्व हो पाता जब हमने इसको अच्छे से पढ़ा। तो जो भी चीज आपकी मिसिंग है वो भी मैं इसके अंदर करा दूंगा आपको, मतलब पूरा ही पढ़ा रहा हूँ मैं तो एक तरह से, और क्वेश्चंस भी अपन कर रहे हैं इसके, प्लीज। आपका ये वाला जो टेस्ट है ना, ये वाला टेस्ट मैं नेक्स्ट वीक ही लूंगा फिर, राइट? क्योंकि अभी तो इतने क्वेश्चन भी प्रिपेयर नहीं हो पा रहे, ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ाया नहीं था अपन ने इसके अंदर भी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हम, बच्चे नहीं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री उसका तीनों का हो जाएगा। तो ये वीकली टेस्ट नंबर आई थिंक 6 था या 7 था, ये 7 जो होगा दैट विल बी ऑन। एक वीकली टेस्ट अपन ने, पॉलिटी खत्म हो गया उसके बाद अपन ने स्टॉप लिया है, फिर अब नेक्स्ट वीक ही होगा ये, है ना, मतलब संडे को होगा। तो सिक्स का करेक्ट आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पोर्तुगीज, अब उसमें पूरा आएगा पॉलिटिक, है ना, वो भी डाल दूंगा मैं क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस बन नहीं पा रहे थे, इतने क्वेश्चन मिले ही नहीं मेरे को, 25-30 क्वेश्चन ही हो पाए उसके पॉलिटी के। सर भी कर रहे थे सर 50 तो कैसे बनाऊं सर, राइट? तो इसके अंदर हम तीनों के लेकर अपन इसके अंदर करेंगे, राइट? तो पुर्तगीज रिटर्न टू इंडिया विद हैवी मिलिटराइज सेकेंड एक्सपीडिशन, दैट इज करेक्ट। ठीक है, द वोएजेस फर्स्ट वोएजेस शोज दैट पीसफुल कमर्शियल नेगोशिएशन विद जमोरियन वाज डिफिकल्ट। ये ठीक है, ये भी ठीक है, इसी के कारण तो मिलिट्री लेकर आए, नहीं तो भैया फूल लेकर आते। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। पर हमें इसके लिए कहानी पता होनी, अब देखो कहानी है सारी, इसमें कोई तुमको ऐसा डिफिकल्ट तो लगा नहीं, कहानी कहानी की तरह सुन लिया आपने, ये करो। सर वास्तु, क्वेश्चन था, हाँ जी। पेड्रो मिलिट्री लेके आया था सेकंड टाइम। हाँ, पेड्रो जो थे वो वहां पर एक फैक्ट्री बना के आए थे, ठीक है। पेड्रो जो थे वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री बनाने गए, मिलिट्री लेकर नहीं गए। उन्होंने पेड्रो को लेकर, सेकंड एक्सपीडिशन जो हुआ वो वास्को डिगामा के अंडर में जो हुआ था ना, उसके अंदर मिलिट्री गई थी। तो पेड्रो के आने को सेकंड एक्सपीडिशन नहीं मानेंगे पोर्टुगीज का, नहीं, फर्स्ट। क्योंकि एक्सपीडिशन का मतलब होता है कि एक, मतलब एक पूरा का पूरा जो काफिला है ना वो निकल कर जाए, जब उसको एक्सपीडिशन अपन बोलते हैं। तो सेकंड एक्सपीडिशन उसको ही मानेंगे जब वास्को डिगामा निकला पुर्तगीज के साथ, तुषार, है ना। ऐसे नहीं कि भाई भाई आपने कुछ लोगों को भेजा उसको एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन मतलब एक तरह से पूरा का पूरा सेना काफिला और ये सब चीजें निकल रहे हैं ना, उसको एक्सपीडिशन बोलते हैं। तो जब वो पहली बार गया था तो उसके साथ भी बहुत सारे लोग गए थे वास्को डिगामा के साथ, ठीक है, तो वास्को डिगामा के साथ बहुत सारे लोग गए थे। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेड्रो कैब्रल जो है वो एक तरह से वहां पर जाके एस्टेब्लिशमेंट करके आया फैक्ट्री, और वहां पर फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करी, तो वहां पर उनको सबको मार दिया गया, राइट? इस तरह से आपको देखना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 का सी विल बी करेक्ट आंसर। ही रिलायड ऑन द लोकल इंडियन knowledge for monsoon navigations during his first voyage, right? He returned to India as Portuguese viceroy during his final voyage, right? That is correct, दोनों करेक्ट है, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक और बंदा है जिसके बारे में हो सकता है आपने पढ़ा हो, ठीक है, हिस्ट्री की किताबों में तो दे रखा है इसके अंदर। एक और बंदा है जो उससे पहले स्टार्ट करा था भाई, बार्थलो म्यू डियास, है ना, इसका नाम है बार्थलो म्यू डियास, ठीक है। और जो डियास साहब थे ना, इन्होंने स्टार्ट तो करा था और ये पहुंच गए थे यहाँ पर केप ऑफ गुड होप, यहाँ तक पहुंच के फिर वापस से रिटर्न हो गए, इंडिया तक नहीं पहुंच पाए। तो बार्थलोम्यू डियास वाज पोर्टुगीज नेविगेटर एक्सप्लोरर, द फर्स्ट यूरोपियन, पहला यूरोपियन टू सेल थ्रू द साउदर्न टिप ऑफ द अफ्रीका, अफ्रीका की साउदर्न टिप तक पहुंचने वाला पहला था। हिज वोयेज प्रूव दैट इट वाज पॉसिबल टू रीच द इंडियन ओशन बाय द सी फ्रॉम यूरोप, लेइंग द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर एक्सपीडिशन टू द इंडिया। तो इससे भी पहले, वास्को डिगामा से भी पहले बार्थलोम्यू डियास आए थे, बट वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाए थे। कभी कभार क्वेश्चन इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करो सॉल्व इसको। अब बिल्कुल ध्यान रखना, जो भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास या जो भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें भाई पाइलअप मत कर देना, ठीक है, इसमें बिल्कुल बर्डन मत क्रिएट कर देना, इसको पूरा एक एक साथ ही चलते रहने दो। क्वालिटी के साथ जो हुआ तुमने करा,
जो पॉलिटी की तुमने गति बिगाड़ी वो बिगाड़ दी, इसके साथ प्लीज मत करना। इसमें साथ साथ करते ना, चाहे रिकॉर्डेड देख लो, रिकॉर्डेड देखो, पर साथ साथ देखना है। करेक्ट आंसर, व्यास राउंडेड द केप ऑफ गुड होप। ठीक है, राउंडेड मतलब घूम गया, द डगामा रीच इंडिया वाया सी रूट, दैट इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। अब ये पहले ऑप्शन के अंदर ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, पर दूसरा नहीं है, इंडिया कुड बी रीच बाय द लैंड, लैंड से नहीं हो तो सी भी चल रहा है, राइट। तो डियाज रीच द इंडियन ओशन बाय क्रॉसिंग अरेबिया, नहीं ये गलत हो गया, बोथ रीच इंडिया, नो। तो इसका बी विल बी राइट आंसर। ऐसा भी आ सकता है कुछ, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। एक और देख लो, 9th क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह का। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी तक सारा कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक्स विक्स सबको याद है। ठीक है, अब मैं आपको पूछूं, भाई डैनिश ने पहली फैक्ट्री और पहली बार कहाँ आए थे, तो बता दोगे? एनीबडी इन द क्लास, मतलब कोई बता देंगे? प्लीज लिख दो उसके अंदर, है ना। अगर मैं आपको बताऊं, आप पहले पहले लेटर लिख के ऐसे क्रोनोलॉजी में बता सकते हैं, जैसे पी लिखा और फिर इसके आगे लिख सकते हैं क्या क्या, कौन पहला है कौन, मतलब एक क्रोनोलॉजी बता दीजिए। स्टोरी को याद करते हुए क्रोनोलॉजी बनाओ, ठीक है। PDEDF, राइट, ये भी ऐसे भी याद कर सकते हो करना चाहो तो, पर स्टोरी से याद करोगे तो भूलोगे नहीं। समझ में आ रहा है? अब मैं मतलब अब आपको वो सब चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है, और कभी भूलोगे भी नहीं जीवन में, ये भी आप याद रखिएगा, राइट। चलो भाई आगे चलते हैं फिर। अब देखो भाई, ऐसा क्यों बोलते हैं सर कि वास्को डिगामा पहली बार आया भारत के अंदर, पहला यूरोपियन जो भारत के अंदर आया? सर इतना साल था जब यहाँ पे रोमन एम्पायर था, तो भी आए होंगे ना लोग। यस, पर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से बोला जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में बहुत सारे, पहले बहुत सारे रोमन्स भी आते थे, ग्रीक भी आते थे, ये भी क्या है, ये भी यूरोपियंस ही है ना, ये भी आए थे इंडिया के अंदर। पर वास्को डिगामा इज स्टिल कॉल्ड द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया इन कंटेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में है। अब इसका रीजन ये है कि पहले जो आते थे वो आते थे वाटर, लैंड और फिर वाटर, ये ऐसा बंदा था पहली बार वाटर 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 के थ्रू उसने रास्ता बता। ठीक है, तो वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन। अब इसका क्या है, बाय डायरेक्ट सी रूट फ्रॉम द यूरोप अराउंड द केप ऑफ गुड होप। ठीक है, हिज वॉयेजेस बाईपास अरब मिडिलमैन, ठीक है, इसलिए इसको पहला बोला है। हिज अराइवल, आप इसके अंदर ये सब चीजें देख सकते हैं। और ये पहला ऐसा बंदा है जिसने एक तरह से यूरोप की कॉलोनाइजेशन, अगर ये नहीं आता ना तो यूरोप की कॉलोनाइजेशन जो होती थी ना वो नहीं होती। आज हम ऐसे 200 साल तक हम पे राज नहीं करते। अगर ये नहीं आता तो ये नहीं आता, तो सर कोई और आता, तो कोई और भी नहीं आता, तो फिर पता ही नहीं चलता, तो अरब वाले ही रहते फिर। हो सकता था वो ज्यादा खतरनाक हो जाता हमारे लिए, अरब वाले हमको कॉलोनी बना लेते। खैर, पर हिस्ट्री इस तरह से होती है, इस आदमी के कारण, एक आदमी के कारण देखो इसने हिस्ट्री पूरी बदल दी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब चलो फिर हम आगे चलते हैं, है ना, पुर्तगीज के अंदर ही आगे करते हैं। और आगे चलने से पहले हम पहले थोड़ी सी हवा खा लेते हैं, थक गया ना, पंखा खा ले, पंखा चला दिया हमने। ठीक है, पंखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? फैन चला दिया आपने, FAN। तो मतलब आने वाले समय में हम 3 आदमियों के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, एल्फेंसो द अल्बर्गी और नीनो द काना। ये 3 आएंगे गवर्नर्स ऑफ पुर्तगीज। अब पुर्तगीज के राजा इनको भेजेंगे, फ्रांसिस्को, और यहां पर आप देखो एल्फेंसो द अल्बर्गी, राइट, और नीनो द काना। तीनों को कुछ कुछ आकर यहां पर करेंगे, तीनों का कुछ कुछ ईगो होगा, कुछ कुछ इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, और हम इसके अंदर करते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हमको आगे का कैसे याद करना है? फैन से याद करना है। पुर्तगीज के अंदर ये सब हो गया भाई, ये नेविगेटर ही आ गए। अब पुर्तगीज के अंदर कैबरल के बाद, फिर कैबरल तो वो हो ही गया था, ठीक है, उसको इस तरह से नहीं भेजा था कैबरल को, तो बस ये था पोर्ट बना दे भाई, तू जाकर, वापस से नहीं बन पाया तू जाकर बना। अब आते हैं गवर्नर, जो पहला गवर्नर भारत के अंदर आया, दैट इज फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो पुर्तगीज ने आते यहाँ पर पंखा चलाया, ऐसे याद रख, पंखा मतलब फैन। और फ्रांसिस्को द अल्मेडा के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। 1505 से इसका स्टार्ट होगा और 1505 से 1515 आई थिंक यहां तक ये रहेगा भारत के अंदर, राइट। तो 1505 के अंदर किंग ऑफ पुर्तगाल अपॉइंटेड ए गवर्नर इन इंडिया फॉर ए 3-year टर्म एंड इक्विप द इनकम्बेंट विद सफिशिएंट फोर्स टू प्रोटेक्ट द पुर्तगीज इंटरेस्ट। कि अब तू जा वहां पे सही से एस्टेब्लिशमेंट करके आ, वहां जाकर एक तरह से अपनी भारत के अंदर है ना अपनी पोजीशन बनाकर आया।
तेरे पीछे वाले आए थे पर उन्होंने इस तरह से नहीं करा। तो यहाँ पे किंग है, किंग मैनुअल फर्स्ट ही है, ठीक है, अभी ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, 1505 है किंग जो है इसका। और उसने बोला कि भाई फ्रैंक तू जाएगा और तेरे साथ बहुत सारी फौज भी जाएगी तेरी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, फौज भी जाएगी और वहां जाकर तू अपना एक तरह से वहां का जो समुंदर है उसको कैप्चर करने के बारे में सोच, समुंदर पे अपना राज जमा भाई। और ये बात है ना उसके दिमाग में इतनी घुस जाएगी कि वो आगे जाके किंग से इसमें इस बारे में लड़ जाएगा, इतना सीरियसली ले लेगा वो। तो फ्रैंक बोलेगा ठीक है सर। तो ये किंग जो है, ठीक है, मैनुअल फर्स्ट, ठीक है, ये जो किंग है ये बोल रहे हैं फ्रैंक वहां पर जाओ और ब्लू वाटर पॉलिसी लगाओ और वहां पे फोर्ट बनाओ। दो काम करो, वहां पे एक तो ब्लू वाटर पॉलिसी लगाओ, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, और वहां पे फोर्ट बनाओ। तो ये देखो ये मैनुअल फर्स्ट के बारे में है, लिखा हुआ है 1521 तक यही रहेगा, नॉन एज फॉर्चुनेट, इसको फॉर्चुनेट बोलते थे, हर एक का नाम होता था, इनका निकनेम होता था। जैसे प्रिंस हेनरी का था नेविगेटर, इसका था फॉर्चुनेट, द किंग ऑफ पुर्तगाल फ्रॉम, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर इसने कहा कि फ्रैंक जाओ वाटर पॉलिसी बनाओ फिर। तो अब ये है फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है। अब नाम सुनो भाई, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, इसकी कहानी अब अपन को समझनी पड़ेगी। इसके दिमाग में एक चीज फिट करके भेजी उसने, समुंदर पे कब्जा अपना होना चाहिए। ये खुद बोलता है जिसका समुंदर पे कब्जा उसका भारत पे कब्जा, क्योंकि लैंड से तो आने नहीं दे रहे। तो अब बात रह गई किसके पास ज्यादा शिप है, किसके पास, अगर मोनोपोली बनानी है तो हमको ये बना। ये बोला कि मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी कोई आया नहीं है यहाँ पर, मैं ही हूं यहाँ पर, यूरोप से कोई आया नहीं, ये ब्रिटेन ब्रिटेन वाले फ्रांस वाले आए नहीं, मैं ही हूं जो हूं। तो उसने बोला किसी को आए नहीं है तो किसी को आने भी नहीं दूंगा। इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई जो किसके किंग नहीं बोला था इसको, है ना। और उसमें कहा कि पुर्तगीज ही यहाँ पे मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली कर सकते हैं इंडियन ओशन के थ्रू, और कोई नहीं आ सकता। बोले क्यों, आओगे डुबा देंगे, कोई भी आएगा डुबा देंगे। तो इसने अपने लोगों को एक पास दिया, दैट इज नोन एज कार्टाज पास, कार्टाज पास। ये पास जिसके पास होगा उसको ही हम अलाउ करेंगे, है ना। अपने लोगों को दिया कि पुर्तगीज के एक पास बनाया, बोले एक शिप पकड़ा, बोले भाई साहब हमारे पास पास है, पास है तो चलो, नहीं पास है डुबो दो शिप, ऐसा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी। उसने कहा ठीक है भाई कब्जा करना है ना समुद्र पे, हम करेंगे समुद्र पे। तो लाइसेंसिंग सिस्टम वाज क्रिएटेड टू कंट्रोल द enforce the Portuguese trade monopoly over a wide area in the Indian Ocean, taking advantage of the local commerce. Officially, no vessels was permitted to sail in the Indian coast without this document. इसको बोला गया कार्टेज सिस्टम। पर ये कार्टेज सिस्टम ऐसा नहीं कि इसने लाया, ये पहले से 1502 के आसपास से इंट्रोड्यूस हो गया था। तो ही डिड नॉट इंट्रोड्यूस कार्टाज सिस्टम। कार्टाज ट्रेड सिस्टम जो था वो पहले से इंट्रोड्यूस था, किसने करा, पुर्तगीज नहीं कराया, पर 1502 के आसपास ही हो गया था। पर इसको बिल्कुल एक पॉलिसी के फॉर्म में बनाना ये इसने करा, रिस्किंग लूजिंग देयर कार्गोज। तो ये तो ऐसे बोलता था, whoever is the lord of sea, जो सी का सम्राट होगा will soon become the lord of India। इतना क्लियर था ये अपने उसके। तो इसलिए इसने उसको बोला कि यहाँ पे भाई मेरे को पहला काम था कि मेरे को क्या करना है, ब्लू वाटर पॉलिसी लगाना है, ये मैंने कर दी, और बड़ा ही अग्रेसिवली करा। और दूसरा इसका काम जो था ना, ये फोर्ट एस्टेब्लिश करे, ठीक है। ही वुड एस्टेब्लिश और सेटअप फोर्ट इन द साउथ एंड द वेस्टर्न इंडियन कोस्ट, ठीक है, साउथ वेस्टर्न इंडिया कोस्ट है ना, साउथ वेस्ट इंडियन कोस्ट है ना। और ये फोर्ट इसने करा अंजी दीवा आइलैंड, कन्नौर आइलैंड, कोचीन और क्यूलोन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये देखिए कहाँ कहाँ है, तो आप यहाँ पर देखो कन्नौर इस जगह है, ठीक है, और ये कोची इस जगह है, राइट, और कोल्लम इस जगह है, ठीक है। साउथ वेस्ट के अंदर ही तीनों है, राइट, कोलम, कोचीन, राइट, और एक तरह से कन्नौर, राइट। और अगर हम देखिए चारों को, ये जैसे फोर्ट एंजेलो कन्नौर है ना, इसको बोला फोर्ट एंजीदीवा, एंजीदीवा आइलैंड के ऊपर है, राइट, एक आइलैंड। तो इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये फोर्ट्स जो है इसने बनाया, किसने बनाया, भाई ने अपने अपने भाई फ्रेंच ने बनाया, ठीक है। आप इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से फोर्ट बताओ नॉर्थ साउथ में, या इस तरह से डालो। तो अंजीदीवा इज इन द, सबसे ऊपर ये नॉर्थ के अंदर ये है, राइट, उसके पीछे साउथ में जाओ तो कन्नौर आएगा, फिर कोची आएगा, फिर क्यूलॉन आएगा, ठीक है। और अगर अपन एबीसीडी में चले ना तो भी ऐसे आता है, ए के बाद फिर सी, सी के बाद फिर क्यू आ रहा है। तो इसको उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। एक मैंने आपको पूरा का पूरा इस डायमेंशन में इसको बता दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना।
यहाँ पर सबको क्लियर है। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर और आगे बढ़े। इसने फोर्ट्स भी बना दी, इसने बोला अब मैं क्या करूं, अब होगी लड़ाई। ठीक है, कन्नौर पे फोर्ट बनाया, इतने में कन्नौर का राजा जो है, ठीक है, और कन्नौर का राजा जैमोरिन ने ही कन्नौर को एक तरह से कन्नौर के ऊपर कैप्चर कर रखा है। ठीक है, वहीं पास में है, कलिकट के पास में। तो जैमोरिन जो हो गए, ठीक है, वो कहेंगे यार देखो जैमोरिन्स मतलब एक पूरा एक राजा का नाम ही है, पूरा के पूरा एक तरह से डायनेस्टी का नाम। तो जैमोरिन्स ऐसे बोलेंगे कि भाई देखो तुमने आए थे उस वास्को डी गामा में पीस एस्टेब्लिश कर दी थी, अब तुम यहाँ पे फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हो फिर कन्नौर के अंदर, यहाँ पे ये मत करो भाई। उसने बोला भाई अब तो बहुत बहुत पुरानी हो चुकी, करेंगे हम, तुम करोगे तो फिर लड़ेंगे हम, तो लड़ लो। तो जैमोरिन से लड़ाई होगी यहाँ पे, उसको बोला जाएगा बैटल ऑफ कन्नौर। अब ये याद करवा दूंगा मैं आपको ना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये याद करना। बच्चों तुमको है ना पूरा का पूरा रिलैक्स होकर पढ़ो, बिल्कुल कुछ याद नहीं करना पड़ेगा तुमको। हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में एक चीज याद नहीं करनी, समझ में आ रहा? एक भी चीज याद नहीं करी कि बैटल ऑफ कन्नौर किसके टाइम पर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे आप, ठीक है, राइट। कोई भी चीज अपन को याद नहीं करनी। बैटल ऑफ ड्यू, अब आपको ये दिक्कत हो रही है फ्रांसिस्को द अल्मेडा के टाइम पर हुआ, या भाई ब्लू वाटर पॉलिसी नीनो द कानून ने लगाई, या एल्बर्गी ने लगाई, ये सब चीजें आपको दिक्कत करती हैं, है ना, स्टूडेंट को दिक्कत करती है, सबको दिक्कत करती है। तो इसके ऊपर स्पेशल फोकस करके हमको करना। बस अभी सुनते जाओ, फिर ट्रिक बतानी होगी, जब मैं बता दूंगा फिर क्वेश्चंस में आपको करा दूंगा। बैटल ऑफ कन्नौर, बैटल ऑफ कन्नौर होता है 1506 के अंदर। अल्मेडा जमोरियन की नेवी को जो होता है उसको हरा देता है, ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे पहला जो बैटल है बैटल ऑफ कन्नौर 1506, अल्मेडा फ्लीट डिफीटेड द जमोरियंस नेवी, है ना, स्ट्रेंथनिंग पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस एट ऑन द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट पे इसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा, बैटल ऑफ कन्नौर इस तरह से हो जाएगा। सेकेंड है बैटल ऑफ ड्यू, ठीक है, अ मेजर नेवल बैटल अगेंस्ट ए जॉइंट फ्लीट ऑफ ममलूक्स। अब तीन लोग मिलकर कर रहे हैं यहाँ पे, ममलूक्स इजिप्शियन, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ये ट्रेड एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो ये इजिप्शियंस अरब ट्रेडर्स ही है ममलूक्स, ठीक है, ठीक है। बट इन्होंने अपना एक अलग कम्युनिटी बना रखा ममलूक, इजिप्ट के अंदर जो रहता है, राइट। ओटोमन्स, गुजरात सुल्तान और अरब ट्रेडर, ये दीव के अंदर यहाँ पर बैटल होगा। दमन दीव है ना यहाँ पर, ठीक है, उस जगह पर दीव के अंदर यहाँ पर बैटल होगा। और दोनों बैटल्स को आप देखेंगे यहाँ पे अल्मेडा जो होगा डिसाइसिवली डिफीट कर देगा, इस कोलिशन को भी डिसाइसिवली डिफीट कर देगा। और अल्मेडा ये करेगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि भैया ये अल्मेडा जो है ना, ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो अल्मेडा ने बैटल ऑफ किन्नौर और बैटल ऑफ ड्यू इसके अंदर करा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब चलो क्योंकि अल्मेडा जो है फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो है बड़ा ही फ्रैंक आदमी है ना, फ्रांसिस्को द अल्मेडा से याद रखना कि बड़ा ही फ्रैंक आदमी है। तो वी हैव द लिबर्टी टू आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है। हम उसके फ्रांसिस्को द अल्मेडा से क्वेश्चन पूछेंगे, बाकियों से नहीं पूछेंगे, अल्बर्गी से नहीं पूछेंगे और नीनो द काना से नहीं पूछेंगे, इससे पूछेंगे फ्रैंक। तो अगर मैं इससे पूछूं, अब आप आंसर देना कि फ्रैंक से हम क्वेश्चन पूछना है और किसी से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, नहीं तो फिर अपन कंफ्यूज हो सकता है ना, याद करने के लिए कि भाई ये चीज इसने करी थी किसी और ने। अगर मैं इससे पूछूं फ्रैंक व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट ही विल से, ठीक है। क्वेश्चन किससे पूछे, फ्रैंक से, तो मतलब फ्रैंक तो बोलेगा, ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ब्लू ब्लू ब्लू, राइट। इस बोलते हैं ना जो बिल्कुल श्योर होता है जिसके लिए, उसके लिए ब्लू ब्लू ब्लू, है ना। जैसे एक मूवी थी ना, तो उसमें पूछता है कि कौन सी मूवी थी, उसमें पूछता है, वो बहुत फेमस डायलॉग था उसका कि व्हाट इज योर कलर, तो होता है ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ठीक है। वो मिलिट्री वाली मूवी जो थी ना, शौर्य, शायद शौर्य मूवी का नाम था ना, उसके अंदर तो डायलॉग बड़ा पसंद है, मैंने कई बार देखा होगा इसको, डायलॉग ब्लैक 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 बोलते तो ऐसे बोला ब्लू ब्लू ब्लू, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हैं, देखते हैं आप आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। अब उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप आंसर, ये तो चलो ब्लू 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 तो आपने आंसर कर दिया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, एक सेकंड, एक क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है, जस्ट अ सेकंड।
क्या हो रहा है इस पे? चलो, आई होप स्लाइड विजिबल है सबको, एक बार बता दें प्लीज। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं भाई, फ्रैंक है क्योंकि ये फ्रैंक आदमी है ना इसीलिए पूछ पा रहे हैं, बाकी उसे नहीं पूछ पाएंगे। ठीक है ब्लू ब्लू। अब हमने पूछा फ्रैंक व्हाट इज योर फेवरेट बॉडी ऑर्गन, सोच के देखो वो क्या बोलेगा, जिसको देखता है कौन बता पाता है। याद करने के लिए कर रहे हैं साहब, ऐसा मत समझना कि सर पागल हो चुके हैं, सर पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं। एक बार याद कर लोगे भूलोगे नहीं। व्हाट इज योर फेवरेट बॉडी ऑर्गन, फ्रैंक से पूछ रहे हैं। वेस्ट तो नहीं होगा, बॉडी बिल्डिंग में चलेगा तो वो रेड ये भी नहीं होगा, रिलेटेड। मैं तुम आंसर दो उसका, पता है क्या फनी आंसर देगा, ईयर्स। वाई? बिकॉज बैटल ऑफ कन्नौर, कन्नौर मतलब कान हो गया ना, कन्नौर, कान से याद कर लेना, कन्नौर, राइट। याद करने के लिए कर रहे हैं अगेन। अच्छा, मनिंजा आइज बोल रही है, केतन ईयर, केतन ने कर लिया डिकोड, वाह यार। ठीक है चलो, अब तीसरी चीज डिकोड कर सकते हैं। फ्रेंच फ्रैंक व्हाट इज योर फेवरेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी कौन सा है? है ना, देखो हंसी मजाक से भी कर सकते हैं ना अपन काम, क्यों नहीं कर सकते। अब देखो आपको याद रहेगा डी यू, अब देखो इसको कर लेना हमने क्रैक, बोले सर अब तो समझ में आ गया डी यू। अब फ्रैंक से पूछे गए क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन कभी भूलोगे नहीं, तो ये तीनों चीजें फ्रैंक से रिलेटेड है, ये भी हमें याद है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में बड़ी हेल्प कर जाते हैं, राइट, कि हमको नहीं तो उस वक्त हमको, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने का ही तरीका, मैं पढ़ा दूं तुमको तुम भूल जाओ, उससे क्या मतलब है बताओ। ठीक है, तो कन्नौर हो गया याद, अपन को बैटल ऑफ ड्यू याद हो गया, और ब्लू वाटर पॉलिसी ये अपन ने इसके अंदर समझ लिया, राइट। बैटल ऑफ ड्यू मतलब यूनिवर्सिटी, ड्यू इज ए यूनिवर्सिटी ना, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज होते हैं, तो इसलिए कहेंगे कि बहुत सारे लोग मिलकर लड़े थे बैटल ऑफ ड्यू के अंदर। ठीक है, ममलूक्स लड़े थे, गुजरात में सुल्तान लड़ लिया, ऑटोमन्स लड़ लिए, अरब ट्रेडर लड़े, सबको हरा दिया भाई ने, राइट। चलो अब क्वेश्चन कर लो इस पे। सॉरी, ठीक है, अब देखो कंफ्यूजन हो सकता था ना इस क्वेश्चन में, पर अब नहीं हुआ। ब्लू वाटर पॉलिसी, बैटल ऑफ ड्यू, बीजापुर सुल्तान को इसने तो नहीं करा, गोवा से इसका कोई रिलेशन नहीं है साहब। कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट ऑफ कन्नौर और अंजी देवा वो अपन ने याद कर लिया। इस तरह अब कभी नहीं भूलेंगे, क्यों अपन जबरदस्ती मेहनत करें, याद कर रहे हैं भूल रहे हैं, हम कोई फालतू के थोड़े ना बंदे हैं, राइट, कि याद करा भूल गए साहब, फिर याद करा फिर भूल गए, कोई इज्जत है हमारी की नहीं है। ये है इज्जत कि हमने एक बार में याद कर लिया, अब नहीं भूलेंगे। ठीक है, बाकी के आपके कंपिटिटर्स भूलते रहे, कोई मतलब नहीं है। 11th क्वेश्चन करें। अल्मेडा से रिलेटेड ही है, पहले सुन लो, अल्मेडा से रिलेटेड है कुछ, तो जब अल्मेडा पढ़ रहे हैं टॉपिक तो अल्मेडा से रिलेटेड है, यहाँ पे कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्मेडा, उसके ऊपर आपको आंसर करना है। ठीक है, अब ये साहब, अब इसीलिए मैं तुमको कहता ध्यान से सुन लेना। बैटल ऑफ ड्यू एस्टेब्लिश पुर्तगीज सुप्रीमेसी इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, और फिर गलत हो जाता है पढ़ते हुए भी। सर ने कहा था हाँ कन्नौर है, जिंदीवा, क्या ये ऊपर से नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ो। एस्टेब्लिश पुर्तगीज सुप्रीमेसी इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन
यस, बैटल ऑफ दियो के अंदर उसने फिर वेस्ट के अंदर पूरा पुर्तगीज की सुप्रीमेसी है, क्योंकि बैटल ऑफ दियो में सब मिलकर लड़ लिए। अब तो फिर उसके ये बैटल ऑफ दियो इज जस्ट लाइक बैटल ऑफ बक्सर, जिसके अंदर 3 राजा मिलकर लड़ लिए रॉबर्ट क्लाइव से, ठीक है, तो वो जीता वही, राइट। स्टेटमेंट सेकंड, Almeida's naval strategy focused on the destroying the fleets of the Arab. That is also correct. अब यहाँ पर देखो, Portuguese fort at Kannauр, ठीक है, during the time of Almeida, right? And Anjideva played a decisive role in inland conquest. Inland conquest का उसका दिमाग में ही नहीं था, उसकी लड़ाई आगे चल कर इस कारण से होगी। इनलैंड कंक्वेस्ट था ही नहीं, उसके दिमाग में था सी को कैप्चर करना, बस सी, इनलैंड के बारे में सोच ही नहीं रहा था। समझ में आ रहा? तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फ्रांसिस्को द अल्मेडा कि इनलैंड के बारे में वो सोच नहीं रहा है, ठीक है, उसके दिमाग में सी वाला फिट हो गया। ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। इस तरह से आपको देखो, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? आप सबने ए करा है और वो ए वाजिब भी आपने करा होगा भी, ठीक है, बट जनरली स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, पहले इसका यही आंसर लगाते हैं, बट बी है इसका आंसर, समझ में आ रहा है, और क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया। एनीबॉडी हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये देखो 12th क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन है बट अब सिंपल लग रहा है। अब कैसे याद करोगे? अब बैटल ऑफ डीयू के अंदर और बैटल ऑफ कन्नौर के अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई किस में मिलकर लड़ते हो। डीयू का मैंने याद करा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज होते हैं, तो बहुत सारे कॉलेज होते हैं उसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो इस तरह से आप इसके अंदर याद रखो, ठीक है। 12th का सी, ऐसा अपन को कुछ इसके अंदर याद करना है। अब क्या होता है, अल्फोंसो द अल्बर्की ने बहुत सेवा करी इनकी, ठीक है, अल्फोंसो द अल्बर्की ने बहुत सेवा करी, बहुत सेवा करी है भाई तुमने, बट इसका दिमाग है ना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस पर टक गया कि मुझे ओशन जीतना है, ओशन जीतना है। इसको फोन करता उसका राजा, भाई क्या कर रहा है? ओशन जीत रहा हूँ, काट देता हूँ। बोले आगे तो सुन ले, ओशन के आगे बढ़ना है। फिर वापस फोन करता, क्या कर रहा है? ओशन जीत रहा हूँ, काट देता फोन। बोले ये पागल हो गया। इसकी जगह फिर अल्फोंसो द अल्बर्गी की जगह, ओ सॉरी, फ्रांसिस्को द अल्मेडा की जगह दूसरे आदमी को भेजा जिसको पंखा अपन बोल रहे हैं ना, फैन, ये आएगा यहाँ पे, अल्फोंसो द अल्बर्गी। अल्फोंसो द अल्बर्गी जो है ना, अल्फोंसो मैंगोज भी होता है, याद रखना, उसको आगे अपन इससे याद रखें। अल्फोंसो द अल्बर्गी जो है ना वो है, उसने बोला कि भाई रिप्लेसमेंट हो रहा है, तू निकल भाई। और उस वक्त है ना ये बैटल ऑफ ड्यू चल रहा था, राइट, बैटल ऑफ ड्यू वाज देयर। तो उसने बोला भाई देख, मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बैटल ऑफ ड्यू चल रहा है, मेरे को इसको समाप्त करना है, तो मेरे को ओशन जीतना है। मैं तो पागल पागल है, क्या चक्कर, तो ओशन जीतने इसीलिए तो तेरे को हटा, मेरे को राजा ने बोला था ओशन जीतने, मेरे को असाइनमेंट ये मिला था, मैं ये जीतूंगा। अब ये बैटल में हार गया ना तो फिर ओशन नहीं जीत पाऊंगा, तो उसके बाद तू ले लेना जैसे। अल्फोंसो द अल्बर्की ने बोला ये देख, तो राजा ने लिख कर दिया, पोस्ट चेंज करनी पड़ी, अब तू जा कर जा। इतना ज्यादा फ्रांसिस्को द अल्मेडा इतना ज्यादा कमिटेड था ओशंस को जीतने के लिए, उसने बोला इसको गिरफ्तार कर लो, उसको डिटेन करके रख दिया। और जब उसने बैटल जीता, उसने कहा मेरा काम खत्म हो गया भाई, अब तू आराम कर, मैं आराम करने जा रहा हूँ, तू ये संभाल। समझ में आ रहा? तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि उसके दिमाग में, फ्रांसिस्को द अल्मेडा के दिमाग में ये था कि मेरे को ओशन जीतना है, मेरा असाइनमेंट मेरे को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखो इनका क्लैश होता है किसके साथ? अल्फोंसो द अल्बर्गी के साथ। दूसरा पंखे में दूसरा नाम जो था, दूसरी पंखड़ी का नाम है ए, है ना, फैन में 3 पंखड़ियां होती है ना, फ्रांसिस्को द अल्मेडा पढ़ लिया, अल्फोंसो द अल्बर्गी पढ़ रहे ए, फिर नीनो द काना आएगा, राइट, उसके बारे में हम समझ लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, व्हाई द क्लैश हैपेंड, पोर्टुगीज क्राउन अपॉइंटेड अल्फोंसो द अल्बर्गी एज द न्यू गवर्नर, लेटर वाइसरॉय, टू रिप्लेस फ्रांसिस्को द अल्मेडा इन 1509। अल्मेडा रिजेक्टेड दिस, बिलीविंग द इंडियन ओशन वाज नॉट येट सिक्योर, कि भाई अभी इंडियन ओशन सिक्योर नहीं हुआ है। हिज नेवल कैंपेन अगेंस्ट द अरब, इजिप्टियन, गुजराती फोर्सेस वाज इनकम्प्लीट। अल्बर्गी लैक्ड एक्सपीरियंस इन द नेवल वॉरफेयर, ये कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे को क्या कहा था, मेरे को तुमने कहा था, ही फेमसली सेड किंग हैड असाइंड मी द सीज, तो आई विल कंप्लीट माय जॉब फर्स्ट, देन आई विल लीव, तब मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को जाने में कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, बट भाई जो मेरे को काम दिया था मैं वो तो कंप्लीट करके रहा। अल्बर्की बोले भाई तो पागल है क्या, रॉयल ऑर्डर है मेरे पास। बोले रॉयल ऑर्डर को तू रख ले अपनी जेब में और इसको कर लो भाई गिरफ्तार, मेरे को जीतना है ये वाला बैटल। तो ही फेमसली सेड द किंग हैड असाइंड मी द सीज, मीनिंग द कंसिडर। बोले तो मैं जीत लूंगा, अरे भाई तेरी बस की नहीं है अल्बर्को, तू, तेरे को एक्सपीरियंस नहीं है नेवल वॉरफेयर का, तो कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। When Albuquerque arrived at the Kannauр in 1508, Almeida not only refused to acknowledge him, but also placed him under the restraint. हाउस अरेस्ट करवा दिया उसको, डिटेन कर लिया। This is one of the rare moments where a commander openly defied royal orders in early Portuguese history. I hope this is clear to everyone. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, that's why this is very important. इसकी पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं,
दैट इज गिवन इन आवर एग्जामिनेशन की पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फिर सिलेबस के अंदर दे रखा है, प्रीलिम्स के सिलेबस के ऊपर ही। ठीक है, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये बंदा सोचता कैसा था, ये आपको समझना पड़ेगा, उसकी जगह अपने आप को रखना पड़ेगा। दिस इज द हिस्ट्री। अगर ऐसे हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो एक तो कभी भूलोगे नहीं चीजों को, और दूसरा क्या रहेगा कि हमेशा आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमेशा सही होंगे। Almeida argued he must complete the war against the combined fleet इनके करना है। After winning the battle of Diu, he claimed his task was complete। लो भाई, हैंडलिंग ओवर द पावर कर दे, बोले इतनी सी बात थी, इसके लिए तुम मेरे से लड़ रहे थे, तुम दूसरों को बोल रहे थे कि भाई इसकी तो है ना आदत खराब है, ये तो है ना अपने जॉब ही नहीं दे रहा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कहीं रॉयल ऑर्डर को किसी ने डिनाई करा। तो पहली बार जब होती है तो ये दैट्स व्हाई ही विल बिकम, पंखे की पहली पंखड़ी ना बिफर गई। ठीक है, बोले मैं नहीं दूंगा। राइट, समझ में आया? तो अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये अपन करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आया, कोई नहीं कर पाएगा, तुम्हारी टक्कर में कोई नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंपटीशन खत्म ही हो जाएगा इसके बाद, सिलेक्शन बैच के बाद तुम लोग ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन करे हुए बच्चे होंगे, तुम लोग को ही सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट पता होगा, तुम लोग ही सब कुछ होगे। और उसके अंदर फिर अब लक फैक्टर काम कर रहा था, वहां पर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस मैंने पूरा दे दिया, पढ़ा पूरा दिया, बस आपको वहां पे जाके परफॉर्म करना है। उस दिन कैसा परफॉर्म करते हो दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये चीज आपको समझ में आ गई होगी जब आपने ये एग्जाम दिया अभी पंजाब टीसीएस का, जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया। तो 13 का ए विल बी अल्मेडा साउथ टू डोमिनेट द इंडियन ओशंस थ्रू नेवल वॉरफेयर, ही रेजिस्टेड द अपॉइंटमेंट। इसलिए उसने उसको लड़ाई थोड़ी ना थी इस गलबर्गी से, भाई था उसका, तो बोले तू मेरा भाई है पर मेरे को एक बैटल जीत लेंदे भाई, है ना। डिमांडेड टू कंप्लीट द एंटी अरब इजिप्टियन, ये था उसका, बस ये मकसद था। ठीक है, तो यहाँ तक अपन पढ़ लेते हैं। पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा कम ही पढ़ाया, मतलब कम तो नहीं पढ़ाया, बहुत सारा पढ़ा दिया है। ठीक है, बट यहाँ तक अपन पढ़ लेते हैं, फिर कल से अपन अल्फोंसो द अल्बर्की के बारे में 1509 से 1515 तक। तो वो जो था 1505 से 1509, मैंने शायद 1515 बोल दिया था उसका, 1509 तक था, उसके बाद उसने पावर शिफ्ट कर दी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप यू एंजॉय द क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली, बाय बाय, टेक केयर।